स्वागत है आप सभी का कहानियों की इस दुनिया में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों का देवता। आइए सुनते हैं इस उपन्यास का भाग 2। अब की जाड़े में तुम्हारा ब्याह होगा तो आखिर हम लोग नई नई चीज़ का इंतज़ाम करें ना। अब डॉक्टर हुए, अब डॉक्टरनी आएगी, सुधा बोली। खैर, बहुत मनाने बहलाने फुसलाने पर सुधा मिठाई मंगवाने को राजी हुई। जब नौकर मिठाई लेने चला गया तो चंदर ने चारों ओर देखकर पूछा, कहाँ गई बिनती? उसे भी बुलाओ कि अकेले अकेले खा लोगी? वह पढ़ रही है मास्टर साहब से। क्यों? इम्तहान तो ख़त्म हो गया, अब क्या पढ़ रही है? चंदर ने पूछा। विदुषी का दूसरा खंड तो दे रही है ना सितंबर में, सुधा बोली। अच्छा, बुलाओ बिसरिया को भी, चंदर बोला। अच्छा, मिठाई आने दो, सुधा ने कहा और फाइल की ओर देखकर कहा, मुझे इस कम वक्त पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? इसकी वजह से तुम 1.5 महीने सीधे से बोले तक नहीं। इम्तहान वाले दिन सुबह सुबह तुम्हें हाथ जोड़ने आई तो तुमने सिर पर हाथ भी नहीं रखा, सुधा ने शिकायत के स्वर में कहा। तो अब आशीर्वाद दे दे। अब तो ख़त्म हुई थीसिस, अब जितना चाहो बात कर लो। थीसिस न लिखते तो फिर तुम्हारे चंदर को उपाधि कहाँ से मिलती? चंदर ने दुल्हार से कहा। तो फिर कन्वोकेशन पर तुम्हारी गाउन हम पहनकर फ़ोटो खिंचवाएंगे, सुधा मचल कर बोली। इतने में नौकर मिठाई ले आया। जाओ बिनती को बुला लाओ, चंदर ने कहा। बिनती आई? तुम पढ़ चुकी? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, बिनती बोली। अच्छा, अब आज पढ़ाई बंद करो, उन्हें भी बुला लाओ, मिठाई खाई जाए, चंदर ने कहा। अच्छा, कहकर बिनती जो मुड़ी तो सुधा बोली, अरे लालचिन, ये तो पूछ ले कि मिठाई काहे की है। मुझे मालूम है, बिनती मुस्कुराती हुई बोली। उनके यहाँ आज गए होंगे, पम्मी के यहाँ, फिर आज कुछ उस दिन जैसी बात हुई होगी। सुधा हंस पड़ी। चंदर झेप गया। बिनती चली गई बिसरिया को बुलाने। अब तो ये तुमसे बोलने लगी, सुधा ने कहा। हाँ, यह है बड़ी सुशील लड़की और बहुत शांत, हमें बहुत अच्छी लगती है। बोलना तो जैसे आता ही नहीं इसे। हाँ, लेकिन अब खूब सीख गई है, इसकी गुरु मिली है गेसु। हमसे भी ज़्यादा गेसु से पटने लगी है इसकी। दोनों ब्याह करने जा रही है और दोनों उसी की बातें करती हैं जब मिलती हैं तब, सुधा बोली। और कविता भी करती हैं, यह तुम एक बार कह रही थी, चंदर ने पूछा। नहीं जी, असल में एक बड़ी सुंदर सी नोटबुक थी, उसमें यह जाने क्या लिखती थी, हमें नहीं दिखाती थी। बाद में हमने देखा कि एक डायरी है, उसमें धोबी का हिसाब लिखती थी, तो कविता नहीं लिखती। ताज्जुब है, वरना 16 बरस के बाद प्रेम करके कविता करना तो लड़कियों का फैशन हो गया है, उतना ही व्यापक जितना उल्टा पल्ला ओढ़ना, चंदर बोला। चला तुम्हारा नारी पुराण, सुधा बिगड़ी। मिठाई खाने वाले आए, आगे आगे बिनती, पीछे पीछे बिसरिया। अभिवादन के बाद बिसरिया बैठ गया। कहो बिसरिया, तुम्हारी शिष्या कैसी है? बस अद्वितीय, कवि बिसरिया ने सिर हिलाकर कहा। सुधा मुस्कुरा दी चंदर की ओर देखकर। और ये सुधा कैसी थी? बस अद्वितीय, बिसरिया ने उसी तरह कहा। दोनों अद्वितीय हैं? साथ ही चंदर ने पूछा। सुधा और बिनती दोनों हंसती। बिसरिया नहीं समझ पाया कि उसने कौन सी हंसने की बात की थी, और जब नहीं समझ पाया तो पहले सिर खुजलाने लगा, फिर खुद भी हंस पड़ा। उसकी हंसी पर तीनों और हंस पड़े। चंदर, मास्टर साहब भी खूब हैं। एक दिन बिनती को महादेवी की एक कविता पढ़ा रहे थे, विरह का जलजात जीवन, तो पढ़ते पढ़ते बड़ी गहरी सांस भरने लगे। चंदर और बिनती दोनों हंस पड़े। बिसरिया पहले तो खुद हंसा, फिर बोला, हाँ भाई, क्या करे कपूर, तुम तो जानते ही हो मैं बहुत भावुक हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार तो ऐसा हुआ कि पर्चे में एक करुण रस का गीत आ गया अर्थ लिखने को। मैं उसे पढ़ते ही इतना व्यथित हो गया कि उठकर टहलने लगा। प्रोफेसर समझे मैं दूसरे लड़के की कॉपी देखने उठा हूँ तो उन्होंने निकाल दिया। मुझे निकाले जाने का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन कविता पढ़कर मुझे बहुत रुलाई आई। सुधा हंसी तो चंदर ने आँख के इशारे से मना किया और गंभीरता से बोला,
हाँ भाई बिसरिया, सो तो सही है ही। तुम इतने भावुक न हो तो इतना अच्छा कैसे लिख सकते हो? तो तुमने पर्चा छोड़ दिया। हाँ, मैं पर्चे वगैरह की क्या परवाह करता हूँ। मेरे लिए इन सभी वस्तुओं का कुछ भी अर्थ नहीं। मैं भावना की उपासना करता हूँ। उस समय परीक्षा देने की भावना से ज़्यादा सबल उस कविता की करुण भावना थी। और इस तरह मैं कितनी बार फेल हो चुका हूँ। मेरे साथ वह पढ़ता था ना, हरिहर टंडन। अब वह बस्ती कॉलेज का प्रिंसिपल है। वह मेरा सहपाठी था। वह रेडियो का प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है। और एक तुम्हारा सहपाठी तो हमने सुना कि असेंबली का स्पीकर भी है। चंदर बात काट कर बोला। सुधा फिर हंस पड़ी। बिनती भी हंस पड़ी। खैर, मिठाई का भोग प्रारंभ हुआ। बिसरिया कुछ तकल्लुफ़ कर रहा था तो बिनती बोली, खाइए। मिठाई तो विरह रोग और भावुकता में बहुत स्वास्थ्यप्रद होती है। अच्छा, अब तो बिनती का कंठ फूट निकला। अपने गुरुजी को बना रही है, चंदर बोला। बिसरिया थोड़ी देर बाद चला गया। अब मुझे एक पार्टी में जाना है, उसने कहा। जब आखिर में एक रसगुल्ला बचा रहा तो बिनती हाथ में लेकर बोली, कौन लेगा? आज पता नहीं क्यों बिनती बहुत खुश थी और बहुत बोल रही थी। चंदर बोला, हमें दो। सुधा बोली, हमें। बिनती ने एक बार चंदर की ओर देखा, एक बार सुधा की ओर। चंदर बोला, देखे बिनती, हमारी है या सुधा की है? बिनती ने झट रसगुल्ला सुधा के मुख में रख दिया और सुधा के सिर पर सिर रखकर बोली, हम अपनी दीदी के हैं। सुधा ने आधा रसगुल्ला बिनती को दे दिया तो बिनती चंदर को दिखाकर खाते हुए सुधा से बोली, दीदी, ये हमें बहुत बनाते हैं। अब हम भी तुम्हारी तरह बोलेंगे तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। हम तुम दोनों मिलके इनका दिमाग ठीक करेंगे। सुधा ने प्यार से बिनती को थपथपाते हुए कहा। अब हम तस्तरियाँ धोकर रख दें और तस्तरियाँ उठाकर चल दी। पानी नहीं दोगी? चंदर बोला। बिनती पानी ले आई और बोली, हम तो आपका इतना काम करते हैं और आप जब देखो तब हमें बनाते रहते हैं। आपको क्या आनंद आता है हमें बनाने में? चंदर ने पल भर बिनती की ओर देखा और बोला, असल में बनने के बाद जब तुम झेप जाती हो तो? हाँ, ऐसे ही। बिनती ने फिर झेप कर मुँह छिपा लिया और लाज से सकुचाकर इंद्रवधु बन गई। बिनती देखने सुनने में बड़ी अच्छी थी। उसकी एक गठन तो सुधा की तरह नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक फिरोजी आभा थी जिसमें गुलाल के डोरे थे। आंखें उसकी बड़ी बड़ी और पलकों में इस तरह डोलती थी जैसे किसी सुकुमार सीपी में कोई बहुत बड़ा मोती डाले। झेपती थी तो मुंह पर सांझ मुस्कुरा उठती थी और गालों में फूलों के कटोरे जैसे दो छोटे छोटे गड्ढों। और बिनती के अंग अंग में एक रूप की लहर थी जो नागिन की तरह लहराती थी। और उसकी आदत थी कि बात करते समय उसकी एक गर्दन जरा टेढ़ी कर लेती थी और उंगलियों से अपने आंचल का छोर उमेड़ने लगती थी। इस वक्त चंदर की बात पर झेप गई और उसी तरह आंचल के छोर को उमेड़ती हुई मुस्कान छिपाकर उसने ऐसी निगाह से चंदर की ओर देखा जिसमें थोड़ी लाज, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी प्रसन्नता और थोड़ी शरारत थी। चंदर एकदम बोल उठा, अरे सुधा, सुधा, जरा बिनती की आंख देखो इस वक्त आई अभी। बगल के कमरे में तस्तरी रखते हुए सुधा बोली, बड़े ख़राब हैं आप? बिनती बोली, हाँ, बनाओगी ना आज से हमें? दिमाग हमारा ठीक करोगी ना? बहुत बोल रही थी, अब बताओ। बताएं क्या? अभी तक हम बोलते नहीं थे तभी ना। अब अपनी ससुराल में बोलना तो या ऐसी, वही तुम्हारे बोल पर रिझेंगे लोग। चंदर ने फिर छेड़ा, छी राम राम, ये सब मजाक हमसे मत किया कीजिएगा। दीदी से क्यों नहीं कहते जिनकी अभी शादी होने जा रही है? अभी उनकी कहाँ, अभी तो तय भी नहीं हुई। तय ही समझिए, फ़ोटो इनकी उन लोगों ने पसंद कर ली। अच्छा, एक बात कहें, मानिएगा? बिनती बड़े आग्रह और दीनता के स्वर में बोली। क्या? चंदर ने आश्चर्य से पूछा। बिनती आज सहसा कितना बोलने लगी है। बिनती बोली नीचे ज़मीन की ओर देखती हुई, आप हमसे ब्याह के बारे में मजाक न कीजिएगा, हमें अच्छा नहीं लगता। ओहो, ब्याह अच्छा लगता है लेकिन उसके बारे में मजाक नहीं। गुड़ खाया, गुलगुले से परहेज़। हाँ,
यही तो बात है। बिनती सहसा गंभीर हो गई। आप समझते होंगे कि मैं ब्याह के लिए उत्सुक हूँ, दीदी भी समझती है, लेकिन मेरा ही दिल जानता है कि ब्याह की बात सुनकर मुझे कैसा लगने लगता है। लेकिन फिर भी मैंने ब्याह करने से इनकार नहीं किया। खुद दौड़ दौड़ कर उस दिन दुबे जी की सेवा में लगी रही, इसलिए कि आप देख चुके हैं कि माँ का व्यवहार मुझसे कैसा है। आप यहाँ इस परिवार को देखकर समझ नहीं सकते कि मैं वहाँ कैसे रहती हूँ, कैसे माँ जी की बातें बर्दाश्त करती हूँ। वह नरक है मेरे लिए। माँ की गोद नरक है और मैं किसी तरह निकल भागना चाहती हूँ। कुछ चैन तो मिलेगा। बिनती की आंखों में आंसू आ गए और सिसकती हुई बोली, लेकिन आप या दीदी जब यह कहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कितनी नीच हूँ, कितनी पतित हूँ कि खुद अपने ब्याह के लिए व्याकुल हूँ। लेकिन आप न कहा करें तो अच्छा है। बिनती की आंखों से आंसुओं का तार बंध गया। सुधा बगल के कमरे से सब कुछ सुन रही थी। आई और चंदर से बोली, बहुत बुरी बात है चंदर। बिनती, क्यों रो रही हो रानी? बुआ का स्वभाव ही ऐसा है। उससे हमेशा अपना दिल दुखाने से क्या लाभ। और पास जाकर उसको छाती से लगाकर सुधा बोली, मेरी राज दुलारी, अब रोना मत। अच्छा, हम लोग कभी मजाक नहीं करेंगे। बस अब चुप हो जाओ, रानी बिटिया की तरह जाओ मुँह धो आओ। बिनती चली गई। चंदर लज्जित सा बैठा था। लो, अब तुम्हें भी रुलाई आ रही है क्या? सुधा ने बहुत दुलार से कहा। तुम उससे ससुराल का मजाक मत किया करो, वह बहुत दुखी है और बहुत कदर करती है तुम्हारी। और किसी की मजाक की बात और है, हम या तुम कहते हैं तो उसे लग जाता है। अच्छा, वो कह रही थी तुम्हारी फ़ोटो उन लोगों ने पसंद कर ली है। चंदर ने बात बदलने के ख्याल से कहा। और क्या कोई हमारी शक्ल तुम्हारी तरह है कि लोग नापसंद कर दे? सुधा अकड़ कर बोली। नहीं, सच सच बताओ, चंदर ने पूछा। अरे जी, लापरवाही से मुंह बिचका कर सुधा बोली, उनके पसंद करने से क्या होता है? मैं ब्याह हुआ नहीं करूँगी। तुम इस फेर में न रहना कि हमें निकाल दोगे यहाँ से। इतने में बिनती आ गई। वह भी उदास थी। सुधा उठी और बिनती को पकड़ लाई और ढकेल कर चंदर के बगल में बिठा दिया। लो चंदर, अब इसे दुलार कर लो तो अभी गुरगुराने लगे, बिल्ली कहीं की। सुधा ने उसे हल्की सी चपत मारकर कहा। बिनती का मुंह अपनी हथेलियों में लेकर अपने मुंह के पास लाकर आंखों में आंख डालकर कहा, पगली कहीं की, आंसू का खजाना लुटाती फिरती है। चंदर, डॉक्टर शुक्ला ने पुकारा और चंदर उठकर चला गया। सुधा पर इन दिनों घूमना सवार था। सुबह हुई कि चप्पल पहनी और गायब। गेसु, कामनी, प्रभा, लीला, शायद ही कोई लड़की बची होगी जिसके यहाँ जाकर सुधा उधम न मचा आती हो और चार सुख दुख की बातें न कराती हो। बिनती को घूमना कम पसंद था। हाँ, जब कभी सुधा गेसु के यहाँ जाती थी तो बिनती ज़रूर जाती थी। उसे सुधा की सभी मित्रों में गेसु सबसे ज़्यादा पसंद थी। डॉक्टर शुक्ला के ब्यौरे में छुट्टी हो चुकी थी, पर वे सुधा का ब्याह तय करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वे बाहर भी नहीं गए थे। चंदर 1.5 महीने तक लगातार मेहनत करने के बाद पढ़ाई लिखाई की ओर से आराम कर रहा था और उसने निश्चित कर लिया था कि अब बरसात के पहले वह किताब छुएगा नहीं। बड़े आराम के दिन कटते थे उसके। सुबह उठकर साइकिल पर गंगा नहाने जाता था और वहाँ अक्सर ठाकुर साहब से भी मुलाकात हो जाती थी। डॉक्टर शुक्ला ने भी कई दफ़े इरादा किया कि वे गंगा जी चला करें, लेकिन एक तो उनसे दिन में काम नहीं होता था। शाम को वे घूमते और सुबह उठकर किताब लिखते थे। एक दिन सुबह लिख रहे थे कि चंदर आया और उनके पैर छूकर बोला, प्रांतीय सरकार का वह पुरस्कार कल शाम को आ गया। कौन सा? वह जो उत्तर प्रांत में माता और शिशुओं की मृत्यु संख्या पर मैंने निबंध लिखा था, उसी पर। तो क्या पदक आ गया? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। जी। अपनी जेब में से एक मखमली डिब्बा निकालकर चंदर ने दिया। पदक बहुत सुंदर था, जगमगाता हुआ स्वर्ण पदक जिसमें प्रांतीय राजमुद्रा अंकित थी। ईश्वर तुम्हें बहुत यशस्वी करे जीवन में। डॉक्टर शुक्ला ने पदक उसकी कमीज में अपने हाथों से लगा दिया। जाओ अंदर सुधा को दिखाओ। चंदर जाने लगा तो डॉक्टर साहब ने बुलाया। अच्छा, अब सुधा की शादी का इंतज़ाम करना है। हमसे तो कुछ होने से रहा, तुम्ही को सब करना होगा। और सुनो, जेठ दशहरा को लड़के का भाई और माँ देखने आ रहे हैं और बहन भी आएगी गांव से। अच्छा। चंद्र बैठ गया कुर्सी पर और बोला, कहाँ है लड़का, क्या करता है?
लड़का शाहजहाँपुर में है, घर के ज़मींदार हैं ये लोग। लड़का एमए है और अच्छे विचार का है। उसने लिखा है कि सिर्फ 10 आदमी बारात में आएंगे, 1 दिन रुकेंगे, संस्कार के बाद चले जाएंगे, सिवा लड़की के गहने कपड़े और लड़के के गहने कपड़ों के और कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। अच्छा, ब्राह्मणों में तो ऐसा कुल नहीं मिलेगा। तभी तो सुधा की किस्मत है, वरना तुम बिनती के ससुर को तो देख ही चुके हो। अच्छा जाओ, सुधा से मिलाओ। वह सुधा के कमरे में आ गया। सुधा थी ही नहीं। वह आंगन में गया, देखा महराजिन खाना बना रही थी और बिनती बरामदे में बुरादे की अंगीठी पर पकौड़ियाँ बना रही है। आइए, बिनती बोली। दीदी तो गई है गेसु को बुलाने, आज गेसु की दावत है। पीढ़े पर बैठिएगा, लीजिए। एक पीढ़ा चंदर की ओर बिनती ने खिसका दिया। चंदर बैठ गया। बिनती ने उसके हाथ में मखमली डिब्बा देखा तो पूछा, यह क्या लाए? कुछ दीदी के लिए है क्या? यह तो अंगूठी मालूम पड़ती है। अंगूठी? यह क्या दाल में मिला के खाएगी? जंगली कहीं की, उसे क्या तमीज़ है अंगूठी पहनने की? हमारी दीदी के लिए ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, उसे बिनती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी कर आंखें डुलाते हुए धमकाया। उन्हें नहीं अंगूठी पहननी आएगी तो क्या आपको आएगी? अब ब्याह में 16 श्रृंगार करेगी। अच्छा, दीदी कैसी लगेगी घूंघट काढ़ के? अभी तक तो सिर खोले चकई की तरह घूमती फिरती है। तुमने तो डाल दी आदत ससुराल में रहने की, चंदर ने बिनती से कहा। अरे हमारा क्या? एक गहरी सांस लेते हुए बिनती ने कहा। हम तो उसी के लिए बने थे, लेकिन सुधा दीदी को ब्याह शादी में न फंसना पड़ता तो अच्छा था। दीदी इन सब के लिए नहीं बनी थी। आप मामा जी से कहते क्यों नहीं? चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा हुआ सोचता रहा। बिनती भी कढ़ाई में से पकौड़ियाँ निकाल निकाल कर थाली में रखने लगी। थोड़ी देर बाद जब वह घी में पकौड़ियाँ डाल चुकी, तब भी वह वैसे ही गुमसुम बैठा सोचता रहा था। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं बताइएगा। फिर अभी हम दीदी से कह देंगे कि बैठे बैठे सोच रहे थे। बिनती बोली। क्या तुम्हारी दीदी का डर पड़ा है? चंदर ने कहा। अपने दिल से पूछिए, हमसे नहीं बन सकते आप, बिनती ने मुस्कुराकर कहा और उसके गालों में फूलों के कटोरे खिल गए। अच्छा, इस डिब्बे में क्या है? कुछ प्राइवेट? नहीं जी, प्राइवेट क्या होगा, और वह भी तुमसे। सोने का मेडल है, मिला है मुझे एक लेख पर। और चंदर ने डिब्बा खोलकर दिखला दिया। आहा, ये तो बहुत अच्छा है, हमें दे दीजिए, बिनती बोली। क्या करेगी तू? चंदर ने हंसकर पूछा। अपने आने वाले जीजा जी के लिए कान के बुंदे बनवा लेंगे, बिनती बोली। अरे हाँ, आपको एक चीज़ दिखाएंगे। क्या? यह नहीं बताते, देखिएगा तो उछल पड़िएगा। तो दिखाओ ना। अभी तो दीदी आ रही होगी, दीदी के सामने नहीं दिखाएंगे। सुधा से छिपाकर हम कुछ नहीं कर सकते, यह तुम जानती हो, चंदर बोला। छिपाने की बात थोड़े ही है, देखकर तब उन्हें बता दीजिएगा। वैसे वह खुद ही सुधा दीदी से क्या छिपाते हैं। लो, सुधा दीदी तो आ गई। चंदर ने पीछे मुड़कर देखा। सुधा के हाथ में एक लंबा सा सरकंडा था और उसे डंडे की तरह फहराती हुई चली आ रही थी। चंदर हंस पड़ा। खिल गए दीदी को देखते ही, बिनती बोली और एक गरम पकौड़ी चंदर के ऊपर फेंक दी। अरे बड़ी शैतान हो गई हो तुम इधर, पाजी कहीं की, चंदर बोला। सुधा चप्पल उतार कर अंदर आई, झूमती इठलाती हुई चली आ रही थी। कहो सेठ स्वार्थीमल, उसने चंदर को देखते ही कहा। सुबह हुई और पकौड़ी की महक लग गई तुम्हें। पीढ़ा खींचकर उसके बगल में बैठ गई और सरकंडा चंदर के हाथ पर रखते हुए बोली, लो यह गन्ना घर में बो देना और गंडेरी खाना। अच्छा, और हाथ बढ़ाकर वह डिबिया उठा ली और बोली, इसमें क्या है, खोले या न खोले? अच्छा, खत तक तो हमारे बिना पूछे खोल लेती हो, और पूछ के खोलोगी इसे? अरे, हमने सोचा शायद इस डिबिया में पम्मी का दिल बंद हो, तुम्हारी मित्र है, शायद स्मृति चिन्ह में वही दे दिया हो। और सुधा ने डिबिया खोली तो उछल पड़ी। यह तो उसी निबंध पर मिला है जिसका चार्ट तुम बनाए थे। हाँ, तब तो ये हमारा है। डिबिया अपने बक्स में छिपाकर सुधा बोली। तुम्हारा तो है ही, मैं अपना कब कहता हूँ, चंदर ने कहा।
लगाकर देखें और उठकर सुधा चल दी। बिनती 2 पकौड़ी तो दो, और 2 पकौड़ियाँ लेकर खाते हुए चंदर सुधा के कमरे में गया। देखा सुधा शीशे के सामने खड़ी है और मेडल अपनी साड़ी में लगा रही है। वह चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। सुधा ने मेडल लगाया और क्षण भर तन कर देखती रही, फिर उसे एक हाथ से वक्स पर चिपका लिया और मुँह छुपाकर उसे चूम लिया। बस कर दिया ना गंदा उसे। चंदर मौका नहीं चूका और सुधा तो जैसे पानी पानी गालों से लाज की रत्नारी लपटे फूटी और एड़ी तक धधक उठी। फौरन शीशे के पास से हट गई और बिगड़ कर बोली, चोर कहीं के, क्या देख रहे थे? बिनती इतने में तस्तरी में पकौड़ी रख कर ले आई। सुधा ने झट से मेडल उतार दिया और बोली, लो रखो सहेज कर। क्यों, पहने रहो ना। ना बाबा, पराई चीज़ अभी खो जाए तो डांड भरना पड़े। और मेडल चंदर की गोद में रख दिया। बिनती ने धीमे से कहा, या मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरोगी। चंदर और सुधा दोनों झेप गए। लो गेसु आ गई। सुधा की जान में जान आ गई। चंदर ने बिनती का कान पकड़कर बोला, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी है। बिनती ने कान छुड़ाते हुए कहा, कोई झूठ थोड़े ही कहती हूँ। चंदर चुपचाप सुधा के कमरे में पकौड़ियाँ खाता रहा। बगल के कमरे में सुधा, गेसु, फूल और हसरत बैठे बातें करते रहे। बिनती उन लोगों को नाश्ता देती रही। उस कमरे में नाश्ता पहुंचाकर बिनती एक गिलास में पानी लेकर चंदर के पास आई और पानी रखकर बोली, अभी हलवा ला रही हूँ, जाना मत। और पल भर में तस्तरी में हलवा रख कर ले आई। अब मैं चल रहा हूँ। चंदर ने कहा, बैठो, अभी हम एक चीज़ दिखाएंगे, जरा गेसु से बात कराएं। बिनती बड़े भोले स्वर में बोली, आइए। हसरत मियाँ और पल भर में नन्हे मुन्ने से 6 साल के हसरत मियाँ तंजेब का कुर्ता और चूड़ीदार पायजामे पर पीले रेशम की जैकेट पहने एक कमरे में खरगोश की तरह उछल आए। आधा वर्ज बड़े तमीज़ से उन्होंने चंदर को सलाम किया। चंदर ने उसे गोद में उठाकर पास बिठा लिया। लो हलवा खाओ हसरत। हसरत ने सिर हिला दिया और बोला, गेसु ने कहा था जाकर चंदर भाई से हमारा आदाब कहना और कुछ खाना मत, हम खाएंगे नहीं। चंदर बोला, हमारा भी नमस्ते कह दो उनसे जाकर। हसरत उठ खड़ा हुआ, हम कह आए। फिर मुड़कर बोला, आप तब तक हलवा ख़त्म कर दोगे? चंदर हंस पड़ा, नहीं, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, जाओ। हसरत सिर हिलाता हुआ चला गया। इतने में सुधा आई और बोली, गेसु की एक गज़ल सुनो, यहाँ बैठकर। आवाज़ आ रही है ना? फूल भी आई है, इसलिए गेसु तुम्हारे सामने नहीं आएगी, वरना फूल अम्मी जान से शिकायत कर देगी, लेकिन वह तुमसे मिलने को बहुत इच्छुक है। अच्छा, यहीं से सुनना बैठे बैठे। सुधा चली गई। गेसु ने गाना शुरू किया, बहुत महीन, पतली लेकिन बेहद मीठी आवाज़ में, जिसमें कसक और नशा दोनों घुले मिले थे। चंदर एक तकिया टेक कर बैठ गया और उन्नीदे सा सुनने लगा। गज़ल ख़त्म होते ही सुधा भाग कर आई, कहो सुन लिया ना? और उसके पीछे पीछे आया। हसरत और सुधा के पैरों से लिपट कर बोला, सुधा, हम हलवा नहीं खाएंगे। सुधा हंस पड़ी, पागल कहीं का, लेखा, और उसके मुंह में हलवा ठूस दिया। हसरत को गोद में लेकर वह चंदर के पास बैठ गई और गेसु के बारे में बताने लगी। गेसु गर्मियां बिताने नैनीताल जा रही है, वहीं अख्तर की मम्मी भी आएगी और मगनी की रस्म वहीं पूरी होगी। अब वह पढ़ेगी नहीं, जुलाई तक उसका निकाह हो जाएगा। कल रात की गाड़ी से जा रहे हैं ये लोग, वगैरह वगैरह। बिनती बैठी बैठी गेसु और फूल से बातें करती रही। थोड़ी देर बाद सुधा उठकर चली गई। तुम जाना मत, आज खाना यहीं खाना, मैं बिनती को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, उससे बातें करते रहना। थोड़ी देर बाद बिनती आई। उसके हाथ में कुछ था जिसे वह अपने आंचल से छिपाई हुए थी। आई और बोली, आप अब दीदी नहीं है, जल्दी से देख लीजिए। क्या है? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। जीजाजी की फ़ोटो, बिनती ने मुस्कुराकर कहा और एक छोटी सी बहुत कलात्मक फ़ोटो चंदर के हाथ में रख दी। अरे यह तो मिश्र हैं, कॉमरेड कैलाश मिश्र। और चंदर के दिमाग में बरेली की बातें, लाठीचार्ज, सभी कुछ घूम गया। चंदर के मन में इस वक्त जाने कैसा सा लग रहा था। कभी बड़ा अचरज होता, कभी एक संतोष होता कि चलो सुधा के भाग्य की रेखा उसे अच्छी जगह ले गई। फिर कभी सोचा कि मिश्र इतना विचित्र स्वभाव का है, सुधा की उससे निभेगी या नहीं। फिर सोचता, नहीं, सुधा भाग्यवान है, इतना अच्छा लड़का मिलना मुश्किल था। आप इन्हें जानते हैं? बिनती ने पूछा।
हाँ, सुधा भी उन्हें नाम से जानती है, शक्ल से नहीं, लेकिन अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का। चंदर ने एक गहरी सांस लेकर कहा और फिर चुप हो गया। बिंती बोली, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। पलकों में आए हुए आंसू रोककर और होठों पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए बोला, मैं सोच रहा हूँ आज कितना संतोष है मुझे, कितनी खुशी है मुझे कि सुधा एक ऐसे घर जा रही है जो इतना अच्छा है, ऐसे लड़के के साथ जा रही है जो इतना ऊंचा। कहते कहते चंदर की आंखें भर आई। बिंती चंदर के पास खड़ी होकर बोली, छी चंदर बाबू, आपकी आंखों में आंसू, यह तो अच्छा नहीं लगता। जितनी पवित्रता और ऊंचाई से आपने सुधा के साथ निभा किया है, यह तो शायद देवता भी नहीं कर पाते। और दीदी ने आपको जैसा निश्चल प्यार दिया है, उसको पाकर तो आदमी स्वर्ग से भी ऊंचा उठ जाता है, फौलाद से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। फिर आज इतने शुभ अवसर पर आप में कमज़ोरी कहाँ से? हमें तो बड़ी शर्म लग रही है। आज तक दीदी तो दूर, हम तक को आप पर गर्व था। अच्छा, मैं फ़ोटो रख तो आऊँ, वरना दीदी आ जाएगी। बिंती ने फ़ोटो ली और चली गई। बिंती जब लौटी तो चंदर स्वस्थ था। बिंती की ओर क्षण भर चंदर ने देखा और कहा, मैं इसलिए नहीं रोया था बिंती कि मुझे यह लगा कि यहाँ कैसा लगेगा। खैर जाने दो, एक दिन तो ऐसा होता ही ना, सहना पड़ेगा। बिंती बोली, हाँ सो तो है। अच्छा बिंती, सुधा ने यह फ़ोटो देखी है? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, असल में मामा जी ने मुझसे कहा था कि यह फ़ोटो दिखा दे सुधा को, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने उनसे कह दिया कि चंदर आएंगे तो दिखा देंगे, आप जब ठीक समझे तो दिखा दें। जेठ दशहरा अगले ही मंगल को है। बिंती ने कहा। अच्छा। एक गहरी सांस लेकर चंदर बोला। बिंती थोड़ी देर तक चंदर की ओर एकटक देखती रही। चंदर ने उसकी निगाह चुरा ली और बोला, क्या देख रही हो बिंती? देख रही हूँ कि आपकी पलकें झपकती है या नहीं। बिंती बहुत गंभीरता से बोली। क्यों? इसलिए कि मैंने सुना था देवताओं की पलकें कभी नहीं गिरती। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया। नहीं, आप मजाक न समझे। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने लोग देखे, उनमें आप जैसा कोई भी नहीं मिला। कितने ऊंचे हैं आप, कितना विशाल हृदय है आपका। दीदी कितनी भाग्यशाली है। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। जाओ फ़ोटो ले आओ, उसने कहा। आज ही दिखा दूँ। जाओ खाना भी ले आओ। अब घर जाकर क्या करना है? पापा को खाना खिलाने के बाद चंदर और सुधा खाने बैठे। महराजिन चली गई थी, इसलिए बिंती सेक सेक कर रोटी दे रही थी। सुधा एक रेशमी सनिया पहने चौके के अंदर खा रही थी और चंदर चौके के बाहर। सुबह के कच्चे खाने में डॉक्टर शुक्ला बहुत छूत छात का विचार रखते थे। देखो आज बिंती ने रोटी बनाई है तो कितनी मीठी लग रही है। एक तुम बनाती हो कि मालूम ही नहीं पड़ता रोटी है कि सोख्ता। चंदर ने सुधा को चिढ़ाते हुए कहा। सुधा ने हंसकर कहा, हमें बिंती से लड़ाने की कोशिश कर रहे हो? बिंती की हमसे ज़िंदगी भर लड़ाई नहीं हो सकती। अरे हम सब समझते हैं इनकी बात। बिंती ने रोटी पटकते हुए कहा। और जब सुधा सिर झुकाकर खाने लगी तो बिंती ने आँख के इशारे से पूछा, कब दिखाओगे? चंदर ने सिर हिलाया और फिर सुधा से बोला, तुम उन्हें चिट्ठी लिखोगी? किन्हें? कैलाश मिश्र को, वही बरेली वाले। उन्होंने हमें खत लिखा था, उसमें तुम्हें प्रणाम लिखा था। चंद्र बोला, नहीं खत वत नहीं लिखते, उन्हें एक दफ़े बुलाओ तो यहाँ। हाँ बुलाएंगे, अब महीने 2 महीने बाद, तब तुमसे खूब परिचय करा देंगे और तुम्हें उसकी पार्टी में भी भर्ती करा देंगे। चंद्र ने कहा। क्या? हम मजाक नहीं करते, हम सचमुच समाजवादी दल में शामिल होंगे। सुधा बोली। अब हम सोचते हैं कि कुछ काम करना चाहिए। बहुत खेल कूद लिए, बचपन निभा लिया। उन्होंने अपना चित्र भेजा है, देखोगी? चंदर ने जेब में हाथ डालते हुए पूछा। कहाँ? सुधा ने बहुत उत्सुकता से पूछा। निकालो देखें। पहले बताओ हमें क्या इनाम दोगी? बहुत मुश्किल से भेजा उन्होंने चित्र। चंदर ने कहा, इनाम देंगे इन्हें। सुधा बोली। झट से झपट कर चित्र छीन लिया। अरे छू लिया चौके में से। बिंती ने दबी जबान से कहा। सुधा ने थाली छोड़ दी। अब छू गई थी वह, अब खा नहीं सकती थी। अच्छी फ़ोटो देखी दीदी? सामने की थाली छूट गई। बिंती ने कहा। सुधा ने हाथ धोकर आंचल के छोर से पकड़कर फ़ोटो देखी और बोली, चंदर सचमुच देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना तेज है चेहरे पर, और माथा देखो कितना ऊंचा है। सुधा फ़ोटो देखती हुई बोली, अच्छी लगी फ़ोटो? पसंद है?
चंदर ने बहुत गंभीरता से पूछा। हाँ हाँ, और समाजवादियों की तरह नहीं लगते ये, सुधा बोली। हाँ सुधा, यहाँ आओ। और चंदर के साथ सुधा अपने कमरे में जाकर पलंग पर बैठ गई। चंदर उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी अंगूठी घुमाते हुए बोला, सुधा एक बात कहें, मानोगी क्या? सुधा ने बहुत दुलार और भोलेपन से पूछा। पहले बता दो कि मानोगी। चंदर ने उसकी अंगूठी की ओर एक टक देखते हुए कहा। फिर हमसे कोई कभी ऐसी बात नहीं हुई कि जो बात टालनी पड़े। क्या बात है? तुम मानोगी चाहे कुछ भी हो? चंदर ने पूछा। हाँ हाँ, कह तो दिया। अब कौन सी तुम्हारी ऐसी बात है जो तुम्हारी सुधा नहीं मान सकती? आंखों में, वाणी में, अंग अंग से सुधा के आत्मसमर्पण झलक रहा था। फिर अपनी बात पर कायम रहना सुधा। देखो, उसने सुधा की उंगलियां अपनी पलकों से लगाते हुए कहा। सुधी मेरी, तुम उस लड़के से ब्याह कर लो। क्या? सुधा चौट खाई नागिन की तरह तड़प उठी। इस लड़के से? यही शक्ल है इसकी, हमसे ब्याह करने की। चंदर, हम ऐसा मजाक नापसंद करते हैं, समझे कि नहीं? इसलिए बड़े प्यार से बुला लाए, बड़ा दुलार कर रहे थे। तुम अभी वायदा कर चुकी हो। चंदर ने बहुत आजीजी से कहा। वायदा कैसा? तुम कब अपने वायदे निभाते हो और फिर यह धोखा देकर वायदा कराना क्या? हिम्मत थी तो साफ साफ कहते हमसे, हमारे मन में आता तो कहते। हमें इस तरह से बांध कर क्यों बलिदान चढ़ा रहे हो? और सुधा मारे गुस्से के रोने लगी। चंदर स्तब्ध। उसने इस दृश्य की कल्पना ही नहीं की थी। वह क्षण भर खड़ा रहा। वह क्या कहे सुधा से, कुछ समझ में ही नहीं आता था। वह गया और रोती हुई सुधा के कंधे पर हाथ रख दिया। हटो उधर। सुधा ने बहुत रुखाई से हाथ हटा दिया और आंचल से सिर ढकती हुई बोली, मैं ब्याह नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी, किसी से नहीं करूँगी। तुम सभी लोगों ने मिलकर मुझे मार डालने की ठानी है तो मैं अभी सिर पटक कर मर जाऊँगी। और मारे तेज के सचमुच सुधा ने अपना सिर दीवार पर पटक दिया। अरे! दौड़कर चंदर ने सुधा को पकड़ लिया, मगर सुधा ने गरज कर कहा, दूर हटो चंदर, छूना मत मुझे। और जैसे उसने जाने कहाँ सी ताकत आ गई, उसने अपने को छुड़ा लिया। चंदर ने दबी जबान से कहा, छी सुधा, यह तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे। यह भावुकता तुम्हें शोभा नहीं देती। बातें कैसी कर रही हो तुम? हम वही हैं ना चंदर? हाँ, वही चंदर हो, और तभी तो हम सारी दुनिया में तुम ही एक रह रहे हो मुझे फ़ोटो दिखाकर पसंद कराने को। सुधा सिसक कर रोने लगी। पापा ने भी धोखा दे दिया। हमें पापा से यह उम्मीद नहीं थी। पगली, कौन अपनी लड़की को हमेशा अपने पास रख पाया है? चंदर बोला। तुम चुप रहो चंदर, हमें तुम्हारी बोली जहर लगती है। सुधा, यह फ़ोटो तुम्हें पसंद है? तुम्हारी ज़बान हिली कैसे? शर्म नहीं आई तुम्हें? हम कितना मानते थे पापा को, कितना मानते थे तुम्हें। हमें यह नहीं मालूम था कि तुम लोग ऐसा करोगे। थोड़ी देर चुपचाप सिसकती रही सुधा और फिर धधक कर उठी। कहाँ है वो फ़ोटो? लाओ। अभी मैं जाऊंगी पापा के पास, मैं कहूँगी उनसे, हाँ मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, वह बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूँगी, मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी, झूठी बात है। और उठकर पापा के कमरे की ओर जाने लगी। खबरदार जो कदम बढ़ाया। चंदर ने डांट कर कहा, बैठो इधर। मैं नहीं रुकूंगी। सुधा ने अकड़ कर कहा। नहीं रुकोगी? नहीं रुकूंगी। और चंदर का हाथ तैश में उठा और एक भरपूर तमाचा सुधा के गाल पर पड़ा। सुधा के गाल पर नीली उंगलियां उपट आई। वह स्तब्ध, जैसे पत्थर बन गई हो। आँख में आंसू जम गए, पलकों में निगाहें जम गई, होठों में आवाज़ें जम गई और सीने में सिसकियाँ जम गई। चंदर ने एक बार सुधा की ओर देखा और कुर्सी पर जैसे गिर पड़ा और सिर पटक कर बैठ गया। सुधा कुर्सी के पास ज़मीन पर बैठ गई, चंदर के घुटनों पर सिर रख दिया। बड़ी भारी आवाज़ में बोली, चंदर, देखे तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं आई? चंदर ने सुधा की ओर देखा, एक ऐसी निगाह से जिसमें एक कब्र मुंह फाड़ कर जमुहाई ले रही थी। सुधा एकाएक सिर सिसक कर पड़ी और चंदर के पैरों पर सिर रखकर बोली, चंदर, सचमुच मुझे अपने आश्रय से निकाल कर ही मानोगे? चंदर, मजाक की बात दूसरी है, ज़िंदगी में तो दुश्मनी मत निकाला करो। चंदर एक गहरी सांस लेकर चुप हो गया और सिर थाम कर बैठ गया। 5 मिनट बीत गए। कमरे में सन्नाटा, गहन खामोशी। सुधा चंदर के पाँव की
छाती से चिपकाए सुनी सुनी निगाहों से जाने कुछ देख रही थी। दीवारों के पार, दिशाओं के पार, क्षितिजों से परे दीवार पर घड़ी चल रही थी। टिक टिक। चंदर ने सिर उठाया और कहा, सुधा हमारी तरफ देखो। सुधा ने सिर ऊपर उठाया। चंद्र बोला, सुधा तुम हमें जाने क्या समझ रही होगी, लेकिन अगर तुम समझ पाती कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या समझता हूँ। सुधा कुछ नहीं बोली। चंद्र कहता गया, मैं तुम्हारे मन को समझता हूँ सुधा। तुम्हारे मन में जो तुमसे नहीं कहा वह मुझसे कह दिया था। लेकिन सुधा, हम दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या इसलिए आए कि एक दूसरे को कमज़ोर बना दें, या हम लोगों ने स्वर्ग की ऊंचाइयों पर साथ बैठकर आत्मा का संगीत सुना सिर्फ इसलिए कि उसे अपने ब्याह की शहनाई में बदल दें। गलत मत समझो चंदर, मैं गेसु नहीं कि अख्तर से ब्याह करने के सपने देखूं, और न तुम ही अख्तर हो। चंदर, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए राखी के सूद से भी ज़्यादा पवित्र रही हूँ, लेकिन मैं जैसी हूँ मुझे वैसी ही क्यों नहीं रहने देते। मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, मैं पापा के पास रहूँगी। शादी को मेरा मन नहीं कहता, मैं क्यों करूँ। तुम गुस्सा मत हो, दुखी मत हो। तुम आज्ञा दोगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन हत्या करने से पहले यह तो देख लो कि मेरे हृदय में क्या है। सुधा ने चंदर के पाँव को अपने हृदय से और भी दबाकर कहा, सुधा तुम एक बात सोचो, अगर तुम सबका प्यार बटोरती चलती हो तो कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है या नहीं। पापा ने आज तक तुम्हें किस तरह पाला, अब क्या तुम्हारा यह फ़र्ज़ है कि तुम उनकी बात को ठुकराओ। और एक बात और सोचो, हम पर कुछ विश्वास करके ही उन्होंने कहा है कि मैं तुमसे फ़ोटो पसंद कराऊं। अगर अब तुम इनकार कर देती हो तो एक तरफ पापा को तुमसे धक्का पहुंचेगा, दूसरी ओर मेरे प्रति उनके विश्वास को कितनी चोट लगेगी। हम उन्हें क्या मुँह दिखाने लायक रहेंगे भला। तो तुम क्या चाहती हो, महज अपनी थोड़ी सी भावुकता के पीछे तुम सभी की ज़िंदगी चौपट करने के लिए तैयार हो। यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्या कहेंगे पापा कि चंदर ने अभी तक तुम्हें यही सिखाया था। हम लोग क्या कहेंगे बताओ। आज तुम शादी न करो, उसके बाद पापा हमेशा के लिए दुखी रहा करें और दुनिया हमें क्या कहे, तब तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, सुधा ने भर्राए हुए गले से कहा। तब और फिर एक बात और है सुधी, सोने की पहचान आग में होती है ना। लपटों में अगर उसमें और निखार आए तभी वह सच्चा सोना है। सचमुच मैंने तुम्हारे व्यक्तित्व को बनाया है या तुमने मेरे व्यक्तित्व को बनाया है, यह तो तभी मालूम होगा कि जबकि हम लोग कठिनाइयों से, वेदनाओं से, संघर्षों से खेलें और बाद में विजयी हों। और तभी मालूम होगा कि सचमुच मैंने तुम्हारे जीवन में प्रकाश और बल दिया था। अगर सदा तुम मेरी बाहों की सीमा में रही और मैं तुम्हारी पलकों की छाँव में रहा और बाहर के संघर्षों से हम लोग डरते रहे तो कायरता है। और मुझे अच्छा लगेगा कि दुनिया कहे कि मेरी सुधा, जिस पर मुझे नाज था, वह कायर है। बोलो, तुम कायर कहलाना पसंद करोगी। हाँ, सुधा ने फिर चंदर के एक घुटनों में मुँह छुपा लिया। क्या? यह मैं सुधा के मुंह से सुन रहा हूँ। छी पगली, अभी तक तेरी निगाहों ने मेरे प्राणों में अमृत भरा है और मेरी सांसों ने तेरे पंखों में तूफानों की तेज़ी। और हमें तुम्हें जो आज खुश होना चाहिए कि जब सामने रास्ता दिखा है तो उसमें हम लोगों को यह सिद्ध करने का अवसर मिलेगा कि सचमुच हम लोगों ने एक दूसरे को ऊंचाई और पवित्रता दी है। मैंने आज तक तुम्हारी सहायता पर विश्वास किया है, क्या आज तुम मेरा विश्वास तोड़ दोगी। सुधा, इतनी क्रूर क्यों हो रही हो आज तुम साधारण लड़की नहीं हो, तुम ध्रुव तारा से ज़्यादा प्रकाशमान हो। तुम यह क्यों चाहती हो कि दुनिया कहे सुधा भी एक साधारण सी भावुक लड़की थी, और आज मैं अपने एक कान से सुनूं। बोलो सुधी। चंदर ने सुधा के सिर पर हाथ रख कर कहा। सुधा ने आंखें उठाई, बड़ी कातर निगाहों से चंदर की ओर देखा और सिर झुका लिया। सुधा के सिर पर हाथ फेरते हुए चंदर बोला, सुधा, मैं जानता हूँ कि मैं तुम पर शायद बहुत सख्ती कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सिवा और कौन है मेरा, बताओ। तुम्हीं पर अपना अधिकार भी आजमा सकता हूँ। विश्वास करो मुझ पर सुधा। जीवन में अलगाव, दूरी, दुख और पीड़ा आदमी को महान बना सकती है। भावुकता और सुख हमें ऊंचा नहीं उठाते। बताओ सुधा, तुम्हें क्या पसंद है। मैं ऊंचा उठूं तुम्हारे विश्वास के सहारे, तुम ऊंची उठो मेरे विश्वास के सहारे। इससे अच्छा और क्या है सुधा।
चाहो तो मेरे जीवन को एक पवित्र साधन बना दो, चाहो तो एक छिछली अनुभूति। सुधा ने एक गहरी सांस ली, क्षण भर घड़ी की ओर देखा और बोली, इतनी जल्दी क्या है अभी चंदर? तुम जो कहोगे मैं कर लूँगी। और फिर वह सिसकने लगी, लेकिन इतनी जल्दी क्या है, अभी मुझे पढ़ लेने दो। नहीं, इतना अच्छा लड़का फिर मिलेगा नहीं, और ऐसे लड़के के साथ तुम वहाँ पढ़ भी सकती हो। मैं जानता हूँ उसे, वह देवताओं सा निश्चल है। बोलो, मैं पापा से कह दूँ कि तुम्हें पसंद है। सुधा कुछ नहीं बोली। मौन का मतलब है ना? हाँ, चंदर ने पूछा। सुधा ने कुछ नहीं कहा, झुककर चंदर के पैरों को अपने होठों से छू लिया और पलकों से 2 आंसू चू पड़े। चंदर ने सुधा को उठा लिया और उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को सदा ऊंचा बनाएगा सुधा। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है, और फोटो उठाकर बाहर चलने लगा। कहाँ जा रहे हो? जाओ मत। सुधा ने उसका कुर्ता पकड़कर बड़ी अजीजी से कहा, मेरे पास रहो, तबीयत घबराती है। चंदर पलंग पर बैठ गया। सुधा तकिए पर सिर रख कर लेट गई और फटी फटी पथराई आंखों से जाने क्या देखती रही। चंदर भी चुप था, बिल्कुल खामोश। कमरे में सिर्फ घड़ी चल रही थी, टिक टिक। थोड़ी देर बाद सुधा ने चंदर के पैरों को अपने तकिए के पास खींच लिया और उनके तलवों पर होठ रखकर उसने मुंह छिपाकर चुपचाप लेटी रही। बिनती बोली। सुधा हिली भी नहीं। चंदर ने देखा वह सो गई थी। बिनती ने फ़ोटो उठाकर इशारे से पूछा, मंजूर? हाँ। बिनती ने बजाय खुश होने के चंदर की ओर देखकर सिर झुका लिया और चली गई। सुधा सो रही थी और चंदर के तलवों में उसकी नरम क्वारी सांसें गूंज रही थी। चंदर बैठा रहा चुपचाप। उसकी हिम्मत न पड़ी कि वह हिले और सुधा की नींद तोड़ दे। थोड़ी देर बाद सुधा ने करवट बदल ली तो वह उठकर आंगन के सोफे पर जाकर लेट रहा और जाने क्या सोचता रहा। जब उठा तो देखा धूप ढल गई है और सुधा उसके सिरहाने बैठी उसे पंखा झल रही है। उसने सुधा की ओर एक अपराधी जैसी कातर निगाहों से देखा और सुधा ने बहुत दर्द से आंखें फेर ली और ऊंचाइयों पर आखिरी सांसें लेती हुई मरणासन धूप की ओर देखने लगी। चंदर उठा और सोचने लगा तो सुधा बोली, कल आओगे कि नहीं? क्यों नहीं आऊँगा? चंदर बोला। मैंने सोचा शायद अभी से दूर होना चाहते हो। एक गहरी सांस लेकर सुधा बोली और पंखे की ओट में आंसू पोंछ लिए। चंदर दूसरे दिन सुबह नहीं गया। उसकी थीसिस का बहुत सा भाग टाइप होकर आ गया था और उसे बैठा वह सुधार रहा था, लेकिन साथ ही पता नहीं क्यों उसका साहस नहीं हो रहा था वहाँ जाने का। लेकिन मन में एक चिंता थी सुधा की। वह कल से बिल्कुल मुरझा गई थी। चंदर को अपने ऊपर कभी कभी क्रोध आता था, लेकिन वह जानता था कि यह तकलीफ़ का ही रास्ता ठीक रास्ता है। वह अपनी ज़िंदगी में सस्तेपन के खिलाफ था, लेकिन उसके लिए सुधा की पलक का एक आंसू भी देवता की तरह था और सुधा के फूलों जैसे चेहरे पर उदासी की एक रेखा भी उसे पागल बना देती थी। सुबह पहले तो वह नहीं गया, बाद में स्वयं उसे पछतावा होने लगा और वह अधीरता से 5 बजने का इंतज़ार करने लगा। 5 बजे और वह साइकिल लेकर पहुंचा। देखा सुधा और बिनती दोनों नहीं हैं, अकेले डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में बैठे हैं। चंदर गया। आओ, सुधा ने तुमसे कह दिया उसे पसंद है? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। हाँ, उसे कोई ऐतराज़ नहीं, चंदर ने कहा। मैं पहले से जानता था। सुधा मेरी इतनी अच्छी है, इतनी सुशील है कि वह मेरी इच्छा का उल्लंघन तो कर ही नहीं सकती। लेकिन चंदर, कल से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। बताओ इससे क्या फ़ायदा? मेरे बस में क्या है? मैं उसे हमेशा तो रख नहीं सकता। लेकिन आज सुबह खाते वक्त वह बैठी भी नहीं मेरे पास। बताओ। उनका गला भराया। बताओ मेरा क्या कसूर? चंदर चुप था। कहाँ है सुधा? चंदर ने पूछा। गैरेज में मोटर ठीक कर रही है। मैं इतना मना किया कि धूप में तप जाओगी, लू लग जाएगी, लेकिन मानी ही नहीं। बताओ इस झल्लाहट से मुझे कैसा लगता है? वृद्ध पिता के कातर स्वर में डॉक्टर ने कहा। जाओ चंदर, तुम ही समझाओ, मैं क्या कहूँ? चंदर उठ कर गया। मोटर गैरेज में काफ़ी गर्मी थी, लेकिन बिनती वहीं एक चटाई बिछाई पड़ी सो रही थी और सुधा इंजन का कवर उठाए मोटर साफ करने में लगी हुई थी। बिनती बेहोश सो रही थी। तकिया चटाई से हटकर ज़मीन पर चला गया था और चोटी फर्श पर सोई हुई नागिन की तरह पड़ी थी। बिनती का एक हाथ छाती पर था और एक हाथ ज़मीन पर। आंचल ने रहकर चादर बन गया था। चंदर के जाते ही सुधा ने मुँह फेर कर देखा। चंदर,
आओ। क्षण मुस्कुराहट उसके होठों पर दौड़ गई, लेकिन इस मुस्कुराहट में उल्लास लुट चुका था, रेखाएं बाकी थी। सहसा उसने मुड़कर देखा। बिनती, अरे कैसे एक घोड़ा बेचकर सो रही है, उठ, चंदर आए हैं। बिनती ने आंखें खोली, चंदर की ओर देखा। लेटे ही लेटे नमस्ते किया और आंचल संभाल कर फिर करवट बदल कर सो गई। बहुत सोती है कमबख्त, सुधा बोली। इतना कहा इससे, कमरे में जाकर पंखे में सो। लेकिन नहीं, जहाँ दीदी रहेगी वहीं यह भी रहेगी। मैं गैरेज में हूँ तो यह कैसे कमरे में रहे? वहीं मरेगी जहाँ मैं मरूंगी। तो तुम्हें क्या गैरेज में थी? ऐसी क्या ज़रूरत थी अभी ठीक करने की? चंदर ने कहा। लेकिन कोशिश करने पर भी इस सुधा को आज डांट नहीं आ रही थी। पता नहीं एक कहाँ पर क्या टूट गया था। नहीं चंदर, तबीयत ही नहीं लग रही थी। क्या करती? क्रोशिया उठाई, वह भी रख दिया। कविता उठाई, वह भी रख दी। कविता वगैरह में तबीयत नहीं लगी। मन में आया कोई कठोर काम हो, कोई नीरस काम हो, लोहे लक्कड़ पीतल फौलाद का, तो मन लग जाए। तो चली आई मोटर ठीक करने। क्यों, कविता में भी तबीयत नहीं लगी? ताज्जुब है, गेसु के साथ बैठकर तुम तो कविता में घंटों गुजार देती थी। चंदर बोला। उन दिनों शायद किसी को प्यार करती रही हूँ, तभी कविता में मन लगता था। सुधा उस दिन की पुरानी बात याद करके बहुत उदास हंसी। अब प्यार नहीं करती होंगी, अब तबीयत नहीं लगती। बड़ी फीकी, बड़ी बेजार, बड़ी बनावटी लगती है कविताएं। मन के दर्द के आगे सभी फीकी हैं। और फिर वह उन्हीं पुर्जों में डूब गई। चंदर भी चुपचाप मोटर की एक खिड़की से टिक कर खड़ा हो गया और चुपचाप कुछ सोचने लगा। सुधा ने बिना सिर उठाए, झुके ही झुके, एक हाथ से एक तार लपेटते हुए कहा, चंदर, तुम्हारे मित्र का परिवार आ रहा है इसी मंगल को, तैयारी करो जल्दी। कौन परिवार? सुधा। हमारे जेठ और सास आ रही हैं इसी बैसाखी को हमें देखने। उन्होंने तिथि बदल दी है, तो अब 6 ही दिन रह गए हैं। चंदर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद सुधा फिर बोली, अगर उचित समझो तो कुछ पाउडर क्रीम ले आना, लगाकर ज़रा गोरे हो जाएं तो शायद पसंद आ जाएं। क्यों, ठीक है ना? सुधा ने बड़ी विचित्र सी हंसी हंस दी और सिर उठाकर चंदर की ओर देखा। चंदर चुप था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी पीड़ा थी और उसके माथे पर बहुत ही करुण छाह। सुधा ने कवर गिरा दिया और चंदर के पास जाकर बोली, क्यों चंदर, बुरा मान गए हमारी बात का? क्या करें चंदर, कल से हम मजाक करना भी भूल गए। मजाक करते हैं तो व्यंग्य बन जाता है, लेकिन हम तुमको कुछ कह नहीं सकते। चंदर, उदास न हो। बड़े ही दुलार से सुधा बोली, अच्छा, हम कुछ नहीं कहेंगे। और उसने अपना आंचल संभालने के लिए हाथ उठाया। हाथ में एक कालोंच लग गई थी। चंदर समझा मेरे कंधे पर हाथ रख रही है सुधा। वह अलग हटा तो सुधा अपने हाथ देखकर बोली, घबराओ न देवता, तुम्हारी उज्जवल साधना में कालिख नहीं लगाएंगे। अपने आंचल में पोंछ लूँगी। और सचमुच आंचल में हाथ पोंछ कर बोली, चलो अंदर चलें। बिनती उठी, बिलैया कहीं की। चंदर को सोफे पर बिठाकर उसी के बगल में सुधा बैठ गई और उंगलियां तोड़ते हुए कहा, चंदर, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे सिर में दर्द नहीं होगा तो क्या? इतनी तपीस में मोटर बना रही थी। पापा कितने दुखी हो रहे थे आज। तुम्हें इस तरह करना चाहिए, फिर फ़ायदा क्या हुआ? न ऐसे दुखी किया, वैसे दुखी कर लिया। बात तो वही रही ना। तारीफ़ तो तब भी थी। तुम अपनी दुनिया में अपने हाथ से आग लगा देती और चेहरे पर सिकन न आती। अभी तक दुनिया की सभी ऊंचाई समेट कर भी बाहर से वही बचपन कायम रखा था तुमने। अब दुनिया का सारा सुख अपने हाथ से लुटाने पर भी वही बचपन, वही उल्लास क्यों नहीं कायम रखती? बचपन, सुधा हंसी, बचपन अब खत्म हो गया चंदर। अब मैं बड़ी हो गई। बड़ी हो गई? कब से? कल दोपहर से। चंदर चुप। थोड़ी देर बाद फिर स्वयं सुधा ही बोली, नहीं चंदर, 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगी, तुम घबराओ मत। मैं मृत्युशैया पर भी होंगी तो तुम्हारे आदेश पर हंस सकती हूँ। और फिर सुधा गुमसुम बैठ गई। चंदर चुपचाप सोचता रहा और बोला, सुधी, मेरा तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं है। और किसका है चंदर? तुम्हारा ध्यान न होता तो देखती मुझे कौन झुका सकता था। आज से सालों पहले जब मैं पापा के पास आई थी तो मैंने कभी न सोचा था कि कोई भी होगा जिसके सामने मैं इतना झुक जाऊंगी।
अच्छा चंदर, मन बहुत उचट रहा है, चलो कहीं घूम आए। चलोगे? चलो, चंदर ने कहा। जाएं, बिनती को जगा लाएं, वह कमबख्त अभी पड़ी सो रही है। सुधा उठकर चली गई। थोड़ी देर में बिनती आंख मलते बगल में चटाई दबाए आई और फिर बरामदे में बैठकर ऊँघने लगी। पीछे पीछे सुधा आई और चोटी खींचकर बोली, चल तैयार हो, चलेंगे घूमने। थोड़ी देर में तैयार हो गए। सुधा ने जाकर मोटर निकाली और बोली चंदर से, तुम चलाओगे या हम? आज हम ही चलाएं, चलो किसी पेड़ से लड़ा दे मोटर आज। अरे बाप रे, पीछे बिनती चिल्लाई। तब हम नहीं जाएंगे। सुधा और चंदर दोनों ने मुड़कर उसे देखा और उसकी घबराहट देखकर दंग रह गए। नहीं, मरेगी नहीं तू, सुधा ने कहा और आगे बैठ गई। बिनती, तू पीछे बैठेगी? सुधा ने पूछा। न भैया, मोटर चलेगी तो मैं गिर जाऊंगी। अरे कोई मोटर के पीछे बैठने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, पीछे की सीट पर बैठेगी? सुधा ने पूछा। ओह, मैं समझी तुम कह रही हो कि पीछे बैठने के लिए जैसी बग्गी में साइस बैठते हैं, हम तुम्हारे पास बैठेंगे, बिनती ने मचक कर कहा। अब तेरा बचपन इठला रहा है, बिल्ली कहीं की, चल आ मेरे पास। बिनती मुस्कुराती हुई जाकर सुधा के बगल में बैठ गई। सुधा ने उसे दुलार से पास खींच लिया। चंद्र पीछे बैठा तो सुधा बोली, आज कुछ हर्ज न समझो तो तुम भी आगे आ जाओ, या दूरी रखनी हो तो पीछे ही बैठो। चंद्र आगे बैठ गया, बीच में बिनती, इधर चंद्र उधर सुधा। मोटर चली तो बिनती चीखी, अरे मेरे मास्टर साहब! चंदर ने देखा बिसरिया चला आ रहा था। आज नहीं पढ़ेंगे, चंदर ने चिल्लाकर कहा। सुधा ने मोटर रोकी नहीं। चंदर को बेहद अचरज हुआ जब उसने देखा कि मोटर मम्पी के बंगले पर रुकी। अरे यहाँ क्यों? चंदर ने पूछा। यूँ ही, सुधा ने कहा, आज मन हुआ कि मिस मम्पी से अंग्रेजी कविता सुने। क्यों? अभी तो तुम कह रही थी कि कविता पढ़ने में आज तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा है। कुछ कहो मत चंदर, आज मुझे जो मन में आए कर लेने दो। मेरा सिर बेहद दर्द कर रहा है और मैं कुछ समझ नहीं पाती, क्या करूं? चंदर, तुमने अच्छा नहीं किया। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे चल दिया। सुधा के पीछे पीछे कुछ संकोच करती हुई सी बिनती आ रही थी। पम्मी बैठी कुछ लिख रही थी। उसने उठकर सबों का स्वागत किया। वह कोच पर बैठ गई। दूसरी पर सुधा, चंदर और बिनती। सुधा ने बिनती का परिचय मम्पी से कराया और मम्पी ने बिनती से हाथ मिलाया तो बिनती जाने क्यों चंदर की ओर देखकर हंस पड़ी। शायद उस दिन की घटना की याद में सहसा सुधा को जाने क्या ख्याल आ गया। बिनती की शरारत भरी हंसी देखकर कि उसने फ़ौरन कहा चंदर से, चंदर तुम पम्मी के पास बैठो, दो मित्रों को साथ बैठना चाहिए, हाँ, और ख़ास तौर से जब वह कभी कभी मिलते हों। बिनती ने मुस्कुराते हुए जोड़ दिया। मम्पी ने मजाक समझ लिया और बिना शर्माए बोली, हम लोगों को मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं, धन्यवाद। आओ चंदर, यहाँ आओ। पम्मी ने चंदर को बुलाया। चंदर उठकर पम्मी के पास बैठ गया। थोड़ी देर तक बातें होती रही। मालूम हुआ बर्टी अपने एक दोस्त के साथ तराई के पास शिकार खेलने गया है। आजकल वह दिल की शक्ल का एक पान नुमा दफ्ती का टुकड़ा काटकर उसमें गोली मारा करता है और जब किसी चिड़िया वगैरह को मारता है तो शिकार को उठाकर देखता है कि गोली हृदय में लगी है या नहीं। स्वास्थ्य उसका सुधर रहा है। सुधा कोच पर सिर टेके उदास बैठी थी। सहसा पम्मी ने बिनती से कहा, आपको पहली दफ़े देखा मैंने, आप बातें क्यों नहीं करती? बिनती ने झेप कर मुँह झुका लिया। बड़ी विचित्र लड़की थी, हमेशा चुप रहती थी और कभी कभी बोलने की लहर आती तो गुटरगू करके घर गुजा देती थी और जिन दिनों चुप रहती थी उन दिनों ज़्यादातर आँख की निगाह कपोलों की आशनाई और अधरों की मुस्कान के द्वारा बातें करती थी। पम्मी बोली, आपको फूलों से शौक़ है? हाँ हाँ, बिनती सिर हिलाकर बोली। चंदर, इन्हें जाकर गुलाब दिखा लाओ, इधर फिर खूब खिले हैं। बिनती ने सुधा से कहा, चलो दीदी, और चंदर के साथ बढ़ गई। फूलों के बीच में पहुंचकर बिनती ने चंदर से कहा, सुनिए, दीदी को तो जाने क्या होता जा रहा है, बताइए ऐसे क्या होगा? मैं खुद परेशान हूँ बिनती, लेकिन पता नहीं कहाँ मन में कौन सा विश्वास है जो कहता है कि नहीं। सुधा अपने को संभालना जानती है, अपने मन को संतुलित करना जानती है और सुधा सचमुच ही त्याग में ज़्यादा गौरवमयी हो सकती है। उसके बाद चंदर ने बात टाल दी। वह बिनती से ज़्यादा बात करना नहीं चाहता था सुधा के बारे में।
बिंती ने चंदर को मौन देखा तो बोली, एक बात कहें आपसे, मानिएगा क्या? अगर हमसे कभी कोई अनधिकार चेष्टा हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन आप और दीदी दोनों मुझे इतना चाहते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि व्यवहारों को कहाँ सीमित रखूं। बिंती ने सिर झुकाए एक फूल को नोचते हुए कहा। चंदर ने उसकी ओर देखा, क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, नहीं बिंती, जब सुधा तुम्हें इतना चाहती है तो तुम हमेशा मुझ पर उतना ही अधिकार समझना जितना सुधा पर। उधर पम्मी ने चंदर के जाते ही सुधा से कहा, क्या आपकी तबीयत खराब है? नहीं तो आज आप बहुत पीली नज़र आती हैं। पम्मी ने पूछा। हाँ, कुछ मन नहीं लग रहा था, मैं आपके पास चली आई कि आपसे कुछ कविताएं सुनूं अंग्रेजी की। दोपहर को मैंने कविता पढ़ने की कोशिश की तो तबीयत नहीं लगी, और शाम को लगा कि अगर कविता नहीं सुनूंगी तो सिर फट जाएगा। सुधा बोली, आपके मन में कुछ संघर्ष मालूम पड़ता है शायद। एक बात पूछूं आपसे? क्या? पूछिए। आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, बुरा क्यों मानूंगी? आप कपूर को प्यार तो नहीं करती, उससे विवाह तो नहीं करना चाहती? छी मिस पम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपका मेरे जीवन में कोई ऐसा स्थान नहीं। छी, आपकी बात सुनकर शरीर में कांटे उठ जाते हैं। मैं और चंदर से विवाह करूंगी? कितनी घिनौनी बात! तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची। माफ़ कीजिएगा, मैंने यूँ ही पूछा था। क्या चंदर किसी को प्यार करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुधा ने उतने ही विश्वास से कहा जितने विश्वास से उसने अपने बारे में पूछा था। इतने में चंदर और बिंती आ गए। सुधा बोली अधीरता से, मेरा एक एक क्षण कटना मुश्किल हो रहा है। आप शुरू कीजिए कुछ गाना। कपूर, क्या सुनोगी? पम्मी ने कहा। अपने मन से सुनाओ। चलो, सुधा ने कहा तो कविता सुनने को मिली। पम्मी ने अलमारी से एक किताब उठाई और एक कविता गाना शुरू की। अपनी हेयर पिन निकालकर मेज़ पर रख दी और उसके बाल मचलने लगे। चंदर के कंधे से वह टिक कर बैठ गई और किताब चंदर की गोद में रख दी। बिंती मुस्कुराई तो सुधा ने आँख के इशारे से मना कर दिया। पम्मी ने गाना शुरू किया, लेडी नाटन का एक गीत। मैंने तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी मैं उदास रहती हूँ जब तुम पास नहीं होते हो, और मैं उस चमकदार नीले आकाश से भी ईर्ष्या करती हूँ जिसके नीचे तुम खड़े होगे और जिसके सितारे तुम्हें देख सकते हैं। चंदर ने पम्मी की ओर देखा। सुधा ने अपने ही बक्स में अपना सिर छुपा लिया। पम्मी ने एक पद समाप्त कर एक गहरी सांस ली और फिर शुरू किया, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी तुम्हारी बोलती हुई आँखें जिनकी नीलिमा में गहराई, चमक और अभिव्यक्ति है, मेरी इन निर्निमेष पलकों और जागते अर्धरात्रि के आकाश में नाच जाती हैं। और किसी की आंखों के बारे में ऐसा नहीं होता। सुधा ने बिंती को उसके पास खींच लिया और उसके कंधे पर सिर टेक कर बैठ गई। पम्मी गाती गई, न मुझे मालूम है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी कोई शायद मेरे साफ दिल पर विश्वास नहीं करेगा। और अक्सर मैंने देखा है कि लोग मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि मैं उधर एक टक देखती हूँ जिधर से तुम आया करते हो। गीत का स्वर बड़े स्वाभाविक ढंग से उठा, लहराने लगा, कांप उठा और फिर धीरे धीरे एक करुण सिसकती हुई लय में डूब गया। खेत खत्म हुआ तो सुधा का सिर बिंती के कंधे पर था और चंदर का हाथ पम्मी के कंधे पर। चंदर थोड़ी देर सुधा की ओर देखता रहा, फिर पम्मी की एक हल्की सुनहरी लट से खेलते हुए बोला, पम्मी, तुम बहुत अच्छा गाती हो। अच्छा, आश्चर्यजनक। कहो चंदर, पम्मी इतनी सुंदर है, यह तुमने कभी नहीं बताया था, हमें फिर कभी नहीं सुनाइएगा। हाँ हाँ मिस शुक्ला, काश की बजाय लेडी नाटन के यह गीत आपने लिखा होता। सुधा घबरा गई। चलो चंदर, चलें अब, चलो। उसने चंदर का हाथ पकड़कर खींच लिया। मिस पम्मी, अब फिर कभी आएंगे, आज मेरा मन ठीक नहीं है। चंदर ड्राइव करने लगा। बिंती बोली, हमें आगे हवा लगती है, हम पीछे बैठेंगे। कार चली तो सुधा बोली, अब मन कुछ शांत है चंदर, इसके पहले तो मन में कैसे तूफान आपस में लड़ रहे थे, कुछ समझ में नहीं आता। अब तूफान बीत गए, तूफान के बाद की खामोश उदासी है। सुधा ने गहरी सांस ली। आज जाने क्यों बदन टूट रहा है। बैठे ही बैठे बदन उमेटते हुए कहा। दूसरे दिन चंदर गया तो सुधा को बुखार आ गया था। अंग अंग जैसे टूट रहा हो और आंखों में ऐसी तीखी जलन कि मानो किसी ने अंगारे भर दिए हों। रात भर वह बेचैन रही, आधी पगली सी रही
उसने तकिया, चादर, पानी का गिलास सभी उठाकर फेंक दिया। बिनती को कभी बुलाकर पास बिठा लेती, कभी उसे दूर ढकेल देती। डॉक्टर साहब परेशान रात भर सुधा के पास बैठे, कभी उसका माथा, कभी उसके तलवे में बर्फ़ मलते रहे। डॉक्टर घोष ने बताया, यह कल की गर्मी का असर है। बिनती ने एक बार पूछा, चंद्र को बुला दें? तो सुधा ने कहा, नहीं, मैं मर जाऊं तो मेरे जीते जी नहीं। बिनती ने ड्राइवर से कहा, चंद्र को बुला लाओ। तो सुधा ने बिगड़ कर कहा, क्यों? तुम सब लोग मेरी जान लेने पर तुले हो। और उसके बाद कमज़ोरी से हाँफने लगी। ड्राइवर चंद्र को बुलाने नहीं गया। जब चंद्र पहुंचा तो डॉक्टर साहब रात भर के जागरण के बाद उठकर नहाने धोने जा रहे थे। पता नहीं सुधा को क्या हो गया कल से। इस वक्त तो कुछ शांत है, पर रात भर बुखार और बेहद बेचैनी रही और एक ही दिन में इतनी चिड़चिड़ी हो गई है कि बस। डॉक्टर साहब ने चंद्र को देखते ही कहा। चंद्र जब कमरे में पहुंचा तो देखा सुधा आंख बंद किए हुए लेटी है और बिनती उसके सिर पर आइस बैग रखे हुए है। सुधा का चेहरा पीला पड़ गया है और मुंह पर जाने कितनी ही रेखाओं की उलझन है। आंखें बंद है और पलकों के नीचे से अंगारों की आंच छन कर आ रही है। चंद्र की आहट पाते ही सुधा ने आंखें खोली। अजब सी आग्नेय निगाहों से चंद्र की ओर देखा और बिनती से बोली, बिनती, इनसे कह दो जाएं यहाँ से। बिनती स्तब्ध। चंद्र नहीं समझा, पास आकर बैठ गया। बोला, सुधा, क्यों पड़ गई ना? मैंने कहा था कि गैरेज में मोटर साफ मत करो। परसों इतना रोई, सिर पटका, कल धूप खाई, आज पड़ रही। कैसी तबीयत है? सुधा उधर खिसक गई और अपने कपड़े समेट लिए, जैसे चंद्र की छां से भी बचना चाहती है, और तेज, कड़वी और हाँफती हुई आवाज़ में बोलती, बिनती, इनसे कह दो जाए यहाँ से। चंद्र चुप हो गया और एकटक सुधा की ओर देखने लगा और सुधा की बात से जैसे चंद्र का मन मरोड़ दिया। कैसी गैरियत से बात कर रही है सुधा। सुधा जो उसके अपने व्यक्तित्व से ज़्यादा अपनी थी, आज किस स्वर में बोल रही है। सुधी, क्या हुआ तुम्हें? चंद्र ने बहुत आहत हो, बहुत दुलार भरी आवाज़ में पूछा। मैं कहती हूँ, जाओगे नहीं तुम? फुफकार कर सुधा बोली। कौन हो तुम मेरी बीमारी पर सहानुभूति प्रकट करने वाले, मेरी कुशल पूछने वाले? मैं बीमार हूँ, मैं मर रही हूँ, तुमसे मतलब? तुम कौन हो? मेरे भाई हो, मेरे पिता हो। कल अपने मित्र के यहाँ मेरा अपमान कराने ले गए थे। सुधा हाँफने लगी। अपमान? किसने तुम्हारा अपमान किया सुधा? पम्मी ने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम पागल तो नहीं हो गई सुधा? चंद्र ने सुधा के पैरों पर हाथ रखते हुए कहा, पागल हो नहीं गई तो हो जाऊंगी। उसने पैर हटा लिए। तुम, पम्मी, गेसु, पापा, डॉक्टर, सब लोग मिलकर मुझे पागल कर दोगे। पापा कहते हैं ब्याह करो, पम्मी कहती है मत करो, गेसु कहती है तुम प्यार करती हो, और तुम कुछ भी नहीं कहते। तुम मुझे इस नर्क में बरसों से सुलगते देख रहे हो और बजाय इसके कि तुम कुछ कहो, तुमने मुझे खुद इस भट्टी में ढकेल दिया। चंद्र, मैं पागल हूँ, मैं क्या करूँ? सुधा बड़े कातर स्वर में बोली। चंद्र चुप था, सिर्फ सिर झुकाए हाथों पर माथा रखे बैठा था। सुधा थोड़ी देर हाँफती रही, फिर बोली, तुम्हें क्या हक था कल पम्मी के यहाँ ले जाने का? उसने क्यों कल गीत में कहा कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? सुधा बोली। चंद्र ने बिनती की ओर देखा। क्यों बिनती? बिनती से मैं कुछ नहीं छिपाती। क्यों? पम्मी ने कल कहा मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मेरा मन मुझे धोखा नहीं दे सकता, मैं तुमसे सिर्फ जाने क्या करती हूँ। फिर पम्मी ने कल ऐसी बात क्यों कही? मेरे रोम रोम में जाने कौन सा ज्वालामुखी धड़क रहा है। ऐसी बातें सुनकर तुम क्यों पम्मी के यहाँ ले गए? तुम खुद गई थी सुधा। चंद्र बोला। तो तुम रोक नहीं सकते थे? तुम कह देते मत जाओ तो मैं कभी जा सकती थी। तुमने क्यों नहीं रोका? तुम हाथ पकड़ लेते, तुम डांट देते, तुमने क्यों नहीं डांटा? एक ही दिन में मैं तुम्हारी गैर हो गई। गैर हूँ तो फिर क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ जाओ यहाँ से। दांत पीस कर सुधा बोली। सुधा, मैं तुम्हारी बोली नहीं सुनना चाहती, जाते हो कि नहीं? और सुधा ने अपने माथे पर से उठाकर आइस पैक फेंक दिया। बिनती चौंक उठी। चंद्र चौंक उठा। उसने मुड़कर सुधा की ओर देखा। सुधा का चेहरा डरावना लग रहा था। उसका मन रो आया। वह उठा, क्षण भर सुधा की ओर देखता रहा और धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। बरामदे के सोफे पर आकर सिर झुकाकर बैठ गया और सोचने लगा, यह सुधा को क्या हो गया? परसों शाम को वह इसी सोफे पर सोया था। सुधा बैठी पंखा चल रही थी। कल शाम को वह हंस रही थी। लगता था तूफान शांत हो गया, पर यह क्या? अंतर्द्वंद ने यह रूप कैसे ले लिया? और क्यों ले लिया? जब वह अपने मन को शांत रख सकता है
जब वह सभी कुछ हंसते हंसते बर्दाश्त कर सकता है तो सुधा क्यों नहीं कर सकती। उसने आज तक अपनी सांसों से सुधा का निर्माण किया है, सुधा को तिल तिल बनाया, सजाया संवारा है। फिर सुधा में यह कमज़ोरी क्यों? क्या उसने यह रास्ता अख्तियार करके भूल की? क्या सुधा भी एक साधारण सी लड़की है जिसके प्रेम और घृणा का स्तर उतना ही साधारण है? माना उसने अपने दोनों के लिए एक ऐसा रास्ता अपनाया है जो विलक्षण है, लेकिन इससे क्या सुधा और वह दोनों ही क्या विलक्षण नहीं हैं? फिर सुधा क्यों बिखर रही है? लड़कियां भावना की ही बनी होती हैं, साधना उन्हें आती ही नहीं क्या? उसने सुधा का गलत मूल्यांकन किया था। क्या सुधा इस तलवार की धार पर चलने में असमर्थ साबित होगी? यह तो चंदर की हार थी। और फिर सुधा ऐसी ही रही तो सुधा चंदर की आत्मा है। इसे अब चंदर खूब अच्छी तरह पहचान गया। तो क्या अपनी ही आत्मा को घोट डालने की हत्या का पाप चंदर के सिर पर है? तो क्या त्याग मात्र नाम ही है? क्या पुरुष और नारी के संबंध का एक ही रास्ता है? प्रणय, विवाह और तृप्ति, पवित्रता, त्याग और दूरी क्या संबंधों को, विश्वासों को जिंदा नहीं रहने दे सकते? तो फिर सुधा और पम्मी में क्या अंतर है? क्या सुधा के हृदय के इतने समीप रहकर, सुधा के व्यक्तित्व में घुल मिलकर और आज सुधा को इतने अंतर पर डालकर चंदर पाप कर रहा है? तो क्या फूल को तोड़कर अपने ही बटन होल में लगा लेना ही पुण्य है और दूसरा रास्ता गर्हित है, विनाशकारी है? क्यों उसने सुधा का व्यक्तित्व तोड़ दिया है? किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विचार श्रृंखला टूट गई। बिनती थी। क्या सोच रहे हैं आप? बिनती ने पूछा बहुत स्नेह से। कुछ नहीं। नहीं बताइएगा। हम नहीं जान सकते। बिनती के स्वर में ऐसा आग्रह है, ऐसा अपनापन, ऐसी निश्चलता रहती थी कि चंदर अपने को कभी नहीं रोक पाता था, छिपा नहीं पाता था। कुछ नहीं बिनती, तुम कहती हो सुधा को इतने अंतर पर मैंने रखा तो मैं देवता हूँ। सुधा कहती है मैंने अंतर पर रखा, मैंने पाप किया। जाने क्या किया है मैंने? क्या अब मुझे कम तकलीफ़ है? मेरा जीवन आजकल किस तरह घायल हो रहा है मैं जानता हूँ। एक पल मुझे आराम नहीं मिलता। क्या उतनी सज़ा काफ़ी नहीं थी जो सुधा को भी एक किस्मत यह दंड दे रही है? मुझे को सभी बेचैनी और दुख मिल जाता, सुधा को मेरे पाप का दंड क्यों मिल रहा है? बिनती, तुमसे अब कुछ नहीं छिपा। जिसको मैं अपनी सांसों में डुबका कर इंद्रधनुष के लोक तक ले गया, आज हवा के झोंके उसे बादलों की ऊंचाई से क्यों ढकेल देना चाहते हैं और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इतनी देर बाद बिनती के ममता भरे स्पर्श में चंदर की आंखें छलछला आई। छी, आप समझदार हैं। दीदी ठीक हो जाएगी, घबराने से काम नहीं चलेगा ना। आपको हमारी कसम है, उदास मत होइए, कुछ सोचिए मत। दीदी बीमार है, आप इस तरह से करेंगे तो कैसे काम चलेगा? उठिए, दीदी बुला रही हैं। चंदर गया। सुधा ने इशारे से पास बुलाकर बिठा लिया। चंदर, हमारा दिमाग ठीक नहीं है, बैठ जाओ, लेकिन कुछ बोलना मत, बैठे रहो। उसके बाद दिन भर अजब सा गुजरा। जब जब चंदर ने उठने की कोशिश की, सुधा ने उसे खींच कर बिठा लिया। घर तो उसे जाने ही नहीं दिया। बिनती वही खाना ले आई। सुधा कभी चंदर की ओर देख लेती, फिर तकिए में मुंह गड़ा लेती, बोली एक शब्द भी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अजब सी कातरता थी। पापा आए, घंटों बैठे रहे। पापा चले गए तो उसने चंदर का हाथ अपने हाथ में ले लिया, करवट बदली और तकिए पर अपने कपोलों से चंदर की हथेली दबाकर लेटी रही। कपोलों से कितने ही गरम गरम आंसू छलक कर गालों पर फिसल कर चंदर की हथेली भिगोते रहे। चंदर चुप रहा, लेकिन सुधा के आंसू जैसे नसों के सहारे उसके हृदय में उतर गए और जब हृदय डूबने लगा तो उसकी पलकों पर उतर आए। सुधा ने देखा लेकिन कुछ भी नहीं बोली। घंटा भर बहुत गहरी सांस ली, बेहद उदासी से मुस्कुराकर कहा, हम दोनों पागल हो गए हैं। क्यों चंदर? अच्छा, अब शाम हो गई, ज़रा लॉन पर चलें? सुधा चंदर के कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। बिनती ने दवा दी, थर्मामीटर से बुखार देखा, बुखार नहीं था। चंदर ने सुधा के लिए कुर्सी उठाई। सुधा ने हंसकर कहा, चंदर, आज बीमार हूँ तो कुर्सी उठा रहे हो, कल मरूंगी तो अर्थी उठाने भी आना, वरना नरक मिलेगा, समझे ना? छी, ऐसा कोबोल न बोला करो दीदी।
सुधा लॉन में कुर्सी पर बैठ गई। बगल में नीचे चंदर बैठ गया। सुधा ने चंदर का सिर अपनी कुर्सी में टिका लिया और अपनी उंगलियों से चंदर के सूखे होठों को छूते हुए कहा, चंदर, आज मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया। क्यों? लेकिन जाने क्यों दुखी न करती तो आज मुझे वह ताकत न मिलती जो मिल गई। और सहसा चंदर के सिर को अपनी गोद में खींचती हुई सी सुधा ने कहा, आराध्य मेरे, आज तुम्हें बहुत सी बातें बताऊंगी, बहुत सी। विनती उठकर जाने लगी तो सुधा ने कहा, कहाँ चली? बैठ तू यहाँ, तू गवाह रहेगी ताकि बाद में चंदर यह न कहे कि सुधा कमज़ोर निकल गई। विनती बैठ गई। सुधा ने क्षण भर आंखें बंद कर ली और अपनी वेणी पीठ पर से खींचकर गोद में ढाल ली और बोली, चंदर, आज कितने ही साल हुए जब से मैंने तुम्हें जाना है, तब से अच्छे बुरे सभी कामों का फैसला तुम ही करते रहे हो। आज भी तुम ही बताओ चंदर कि अगर मैं अपने को बहुत संभालने की कोशिश करती हूँ और नहीं संभाल पाती हूँ तो यह कोई पाप तो नहीं? तुम जानते हो चंदर, तुम जितने मजबूत हो उस पर मुझे घमंड है कि तुम कितनी ऊंचाई पर हो। मैं भी उतना ही मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ, उतने ही ऊंचे उठने की कोशिश करती हूँ। अगर कभी कभी फिसल जाती हूँ तो यह अपराध तो नहीं? नहीं, चंदर बोला। और अगर अपने उस अंतर्द्वंद के क्षणों में तुम पर कठोर हो जाती हूँ तो तुम सह लेते हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे जितना स्नेह करते हो उसमें मेरी सभी दुर्बलताएं घुल जाती हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ चंदर कि मुझे खुद अपनी दुर्बलताओं पर शर्म आती है और आगे से मैं वैसी ही बनूंगी जैसा तुमने सोचा है। चंदर कुछ नहीं बोला, सिर्फ घास पर रखे हुए सुधा के पांव पर अपनी कांपती उंगलियां रख दी। सुधा कहती गई, चंदर, आज से कुछ ही महीने पहले जब गेसु ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा दिल कहीं झुका था तो मैंने इनकार कर दिया था। कल पम्मी ने पूछा, तुम चंदर को प्यार करती हो तो मैंने इनकार कर दिया था। मैं आज भी इनकार करती हूँ कि मैंने तुम्हें प्यार किया है या तुमने मुझे प्यार किया है। मैं भी समझती हूँ और तुम भी समझते हो, लेकिन यह तुमसे छिपा है ना मुझसे कि तुमने जो कुछ दिया है वह प्यार से कहीं ज़्यादा ऊंचा और प्यार से कहीं ज़्यादा महान है। मैं ब्याह नहीं करना चाहती थी, मैंने परसों इनकार कर दिया था। इतनी रोई थी, खिंची थी। बाद में मैंने सोचा कि यह गलत है, यह स्वार्थ है। जब पापा मुझे इतना प्यार करते हैं तो मुझे उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। पर मन के अंदर की जो खींच थी, जो कुढ़न थी, वह कहीं तो उतरती ही। वह मैं अपने पर उतार देना चाहती थी। मन में आता था अपने को कितना कष्ट दे डालूं, इसलिए अपने गैरेज में जाकर मोटर संभाल रही थी, लेकिन वहाँ भी असफल रही और अंत में वह खींच अपने मन पर भी न उतार कर उस पर उतारी जिसको मैंने अपने से भी बढ़कर माना है। वह खींच उतरी तुम पर। चंदर ने सुधा की ओर देखा। सुधा मुस्कुराकर बोली, ना, ऐसे मत देखो, यह मत समझो कि अपने आज के व्यवहार के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगूंगी। मैं जानती हूँ मांगने से तुम दुखी भी होगे और डांटने भी लगोगे। खैर, आज से मैं अपना रास्ता पहचान गई हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे कितना संभल कर चलना है। तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए मुझे अपने को क्या बनाना होगा यह भी मैं समझ गई हूँ। मैं खुश रहूँगी, सबल रहूँगी और सशक्त रहूँगी, और जो रास्ता तुम दिखलाओगे उधर ही चलूँगी। लेकिन एक बात बताओ चंदर, मैंने ब्याह कर लिया और वहाँ सुखी न रह पाई, फिर और उन्हें वह भावना उपासना न दे पाई, और फिर तुम्हें दुख हुआ तब? चंदर ने घास का एक तिनका तोड़कर कहा, देखो सुधा, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ कह देता हूँ और उसे तुम मुझी को वापस दे देती हो तो कोई बहुत ऊंची बात नहीं हुई। अगर मैंने तुम्हें सचमुच ही स्नेह या पवित्रता जो कुछ भी दिया है उसे तुम उन सभी के जीवन में ही क्यों नहीं प्रतिफलित कर सकती जो तुम्हारे जीवन में आते हैं, चाहे वह पति ही क्यों न हो। तुम्हारे मन के अक्षय स्नेह भंडार के उपयोग में इतनी कृपणता क्यों? मेरा सपना कुछ और ही है सुधा। आज तक तुम्हारी सांसों के अमृत ने ही मुझे यह सामग्री दी कि मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूं, और मैं भी यही चाहता हूं कि मैं तुम्हें वह स्नेह दूं जो कभी घटे ही न। जितना बांटो उतना बढ़े, और इतना मुझे विश्वास है कि तुम यदि स्नेह की एक बूंद दो तो मनुष्य क्या से क्या हो सकता है। अगर वही स्नेह रहेगा तो तुम्हारे पति को कभी कोई असंतोष क्या हो सकता है। और फिर कैलाश तो इतना अच्छा लड़का है और उसका जीवन इतना ऊंचा है कि तुम उसकी ज़िंदगी में ऐसी लगोगी जैसे अंगूठी में हीरा।
और जहाँ तक तुम्हारा अपना सवाल है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि अपना सब कुछ खोकर भी अगर मुझे कोई संतोष रहेगा तो यह देखकर कि मेरी सुधा अपने जीवन में कितनी ऊंची है। मैं तुमसे इस विश्वास की भीख मांगता हूँ। छी, मुझसे बड़े हो चंदर, ऐसी बात नहीं कहते। लेकिन एक बात है, मैं जानती हूँ कि मैं चंद्रमा हूँ, सूर्य की किरणों से ही जिसमें चमक आती है। तुमने जैसे आज तक मुझे संवारा है, आगे भी तुम अपनी रोशनी अगर मेरी आत्मा में भरते गए तो मैं अपना भविष्य भी नहीं पहचान सकूंगी। समझे? समझा, पगली कहीं की। थोड़ी देर चंदर चुप बैठा रहा, फिर सुधा के पाँव से सिर टिकाकर बोला, परेशान कर डाला 3 रोज से। सूरत तो देखो कैसी निकल आई है, और बैसाखी को कुल 4 रोज रह गए। अब मत दिमाग बिगड़ाना, वे लोग आते ही होंगे। बिनती, दवा ले आओ। बिनती उठ कर गई तो सुधा बोली, हटो, अब हम घास पर बैठेंगे। और घास पर बैठकर वह बोली, लेकिन एक बात है, आज से लेकर ब्याह तक तुम हर अवसर पर हमारे सामने रहना। जो कहोगे वह हम करते जाएंगे। हाँ, यह हम जानते हैं, चंद्र ने कहा, और कुछ दूर हटकर घास पर लेट गया और आकाश की ओर देखने लगा। शाम हो गई थी और दिन भर की उड़ी हुई धूल अब बहुत कुछ बैठ गई थी। आकाश के बादल ठहरे हुए थे और उन पर अरुणाई झलक रही थी। एक दुरंगी पतंग बहुत ऊंचे पर उड़ रही थी। चंद्र का मन भारी था। हालांकि जो तूफान परसों उठा था वह खत्म हो गया था, लेकिन चंद्र का मन अभी मरा मरा हुआ सा था। वह चुपचाप लेटा रहा। बिनती दवा और पानी ले आई। दवा पीकर सुधा बोली, क्यों चुप क्यों हो चंदर? कोई बात नहीं। फिर बोलते क्यों नहीं? देखा बिनती, अभी अभी क्या कह रहे थे और अब देखो इन्हें। सुधा बोली, हम अभी बताते हैं इन्हें। बिनती बोली और गिलास में थोड़ा सा पानी लेकर चंदर के ऊपर फेंक दिया। चंदर चौंक कर उठ बैठा और बिगड़ कर बोला, यह क्या बदतमीज़ी है? अपनी दीदी को यह सब दुलार दिखाया करो। तो क्यों पड़े थे ऐसे? बात करेंगे ऋषि मुनियों जैसे और उदास रहेंगे बच्चों की तरह। वाह रे चंद्र बाबू, बिनती ने हंसकर कहा। दीदी, ठीक किया ना मैंने? बिल्कुल ठीक, ऐसे ही इनका दिमाग ठीक होगा। इतने में डॉक्टर शुक्ला आए और कुर्सी पर बैठ गए। सुधा के माथे पर हाथ रखकर देखा, अब तो तू ठीक है? हाँ पापा। बिनती, कल तुम्हारी माताजी आ रही हैं, अब बैसाखी तक की तैयारी करनी है। सुधा के जेठ आ रहे हैं और सास। सुधा चुपचाप उठकर चली गई। चंदर, बिनती और डॉक्टर साहब बैठे उस दिन का बहुत सा कार्यक्रम बनाते रहे। चंदर का कातुर मन अशांत था, लेकिन उसे सबसे बड़ा संतोष था कि सुधा ठीक हो रही है। बैसाख पूनों के एक दिन पहले ही से बिनती ने घर को इतना साफ कर डाला था कि घर चमक उठा था। यह बात तो दूसरी है कि स्टडी रूम की सफाई में बिनती ने चंदर के बहुत से कागज़ बुहार कर फेंक दिए थे और आंगन धोते वक्त उसने चंदर के कपड़ों को छींटों से तर कर दिया था। उसके बदले में चंदर ने बिनती को डांटा था और सुधा देख देख कर हंस रही थी और कह रही थी, तुम क्यों चिढ़ रहे हो? तुम्हें देखने थोड़े ही आ रही है हमारी सास। बैसाखी पूनों की सुबह डॉक्टर साहब और बुआ जी गाड़ी लेकर उनको लिवा लाने गए थे। चंदर बाहर बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था और सुधा अंदर कमरे में बैठी थी। अब 2 दिन उसे बहुत दब ढक कर रहना होगा। वह बाहर नहीं घूम सकती थी, क्योंकि जाने कैसे और कब उसकी सास आ जाए और देख ले। बुआ उसे समझा गई थी और उसने एक गंभीर आज्ञाकारी लड़की की तरह मान लिया था और अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। बिनती कढ़ी के लिए बेसन फेंट रही थी और महराजिन ने रसोई में दूध चढ़ा रखा था। सुधा चुपके से आई, किवाड़ की आड़ से देखा कि पापा और बुआ की मोटर आ तो नहीं रही है। जब देखा कि कोई नहीं है तो आकर चुपके से खड़ी हो गई और पीछे से चंदर के हाथ से अखबार ले लिया। चंदर ने पीछे देखा तो सुधा एक बच्चे की तरह मुस्कुरा दी और बोली, क्यों चंदर, हम ठीक है ना? ऐसे ही रहे ना? देखा, तुम्हारा कहना मानते हैं ना हम? हाँ सुधी, तभी तो हम तुमको इतना दुलार करते हैं। लेकिन चंदर, एक बार आज रो लेने दो, फिर उसने सामने नहीं रो सकेंगे। और सुधा का गला रुध गया और आंख छलछलाई। छी सुधा, चंदर ने कहा। अच्छा, नहीं नहीं, और झटके से सुधा ने आंसू पोंछ लिए। इतने में गेट पर किसी कार का भोंपू सुनाई पड़ा और सुधा भागी। अरे, यह तो पम्मी की कार है, चंदर बोला। सुधा रुक गई। पम्मी ने पोर्टिको में आकर कार रोकी। हेलो,
मेरे जुड़वा मित्र, क्या हाल है तुम लोगों का? और हाथ मिलाकर बेतकल्लुफ़ी से कुर्सी खींचकर बैठ गई। इन्हें अंदर ले चलो चंदर, वरना अभी वे लोग आते होंगे। सुधा बोली, नहीं मुझे बहुत जल्दी है, आज शाम को बाहर जा रही हूँ। बर्टी अब मसूरी चला गया है, वहाँ से उसने मुझे भी बुलाया है। उसके हाथ में कहीं शिकार से चोट लग गई है, मैं तो आज जा रही हूँ। सुधा बोली, हमें ले चलिएगा। चलिए कपूर, तुम भी चलो, जुलाई में लौट आना। पम्मी ने कहा, जब अगले साल हम लोगों की मित्रता की वर्षगांठ होगी तो मैं चलूँगा। चंदर ने कहा, अच्छा विदा। पम्मी बोली। चंदर और सुधा ने हाथ जोड़े तो पम्मी ने आगे बढ़कर सुधा का मुंह हथेलियों में उठाकर उसकी पलकें चूम ली और बोली, मुझे तुम्हारी पलकें बहुत अच्छी लगती हैं। अरे इनमें आंसुओं का स्वाद है, अभी रोई थी क्या? सुधा चेप गई। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर पम्मी ने कहा, कपूर तुम खत ज़रूर लिखते रहना, चलते तो बड़ा अच्छा रहता। अच्छा, आप दोनों मित्रों का समय अच्छी तरह बीते। और पम्मी चल दी। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब की कार आई। सुधा ने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए। बिंती ने सिर पर पल्ला ढक लिया और चंदर दौड़कर बाहर गया। डॉक्टर साहब के साथ जो सज्जन उतरे वे ठिगने से गोरे से गोल चेहरे के कुलीन सज्जन थे और खद्दर का कुर्ता और धोती पहने हुए थे। हाथ में एक छोटा सा सफरी बैग था। चंदर ने लेने को हाथ बढ़ाया तो हंसकर बोले, नहीं जी, क्या इतना सा बैग ले चलने में मेरा हाथ थक जाएगा? आप लोग तो खातिर करके मुझे महत्वपूर्ण बना देंगे। सब लोग स्टडी रूम में गए। वहीं डॉक्टर शुक्ला ने परिचय कराया, यह हमारे शिष्य और लड़के प्रांत के मनोहर अर्थशास्त्री चंद्र कुमार कपूर और आप शाहजहाँपुर के प्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ता और म्यूनसिपल कमिश्नर श्री शंकरलाल मिश्र। अब तो नहाए ले शंकरी, फिर चाय ठंडा हो जाई। बुआ जी ने आकर कहा। आज बुआ जी ने बहुत दिनों पहले की बूटीदार साड़ी पहन रखी थी और शायद वह खुश थी क्योंकि बिंती को डांट नहीं रही थी। नहीं, मैं तो वेटिंग रूम में नहा चुका, चाय मैं पीता नहीं, खाना ही तैयार कराइए। और घड़ी देखकर शंकर बाबू बोले, मुझे ज़रा स्वराज्य भवन जाना है और 2 बजे की गाड़ी से वापस चले जाना है और शायद उधर से ही चला जाऊंगा। उन्होंने बहुत मीठे स्वर से मुस्कुराते हुए कहा, यह तो अच्छा नहीं लगता कि आप आए भी और कुछ रुके नहीं। डॉक्टर शुक्ला बोले, हाँ मैं खुद रुकना चाहता था, लेकिन माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। कैलाश भी कानपुर गया हुआ है, मुझे जल्दी जाना चाहिए। बिंती ने लाकर थाली रखी। चंदर ने आश्चर्य से डॉक्टर साहब की ओर देखा। वे हंसकर बोले, भाई यह लोग हमारी तरह छूत पाक नहीं मानते। शंकर तुम्हारे संप्रदाय के हैं, यही कच्चा खाना खा लेंगे। इन्हें ब्राह्मण कहते के हैं, ये तो क्रिस्तान हैं, हमरो धर्म बिगड़ान ही आएगे। बुआ जी बोले, बुआ जी ने यह सब देखा था और शादी तय करी थी, लड़का बताया था और दूर के रिश्ते से वे कैलाश और शंकर को भी भाभी कहते थे। शंकर बाबू ने हाथ धोए कुर्सी खींचकर बैठ गए। चंदर की ओर देखकर बोले, आइए होनहार डॉक्टर बाबू, आप तो मेरे साथ खा सकते हैं। नहीं, आप खाइए। चंदर ने तकल्लुफ़ करते हुए कहा, अजी वाह, मैं ब्राह्मण हूँ शुद्ध, मेरे साथ खाकर आपको जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। कहीं हाथ में तरकारी लगी रह गई तो आपके लिए स्वर्ग का फाटक फ़ौरन खुल जाएगा। खाओ। 2 कौर खाने के बाद शंकर बाबू ने बुआ जी से कहा, यही बहू है जो लड़की थाली रख गई थी? अरे राम कहू, वो तो हमार छोरी है बिंती, पहचानियो? नहीं, पिछले साल तो मुन्ने के विवाह में देखे हो वो। बुआ जी बोली। शंकर बाबू कैलाश से काफ़ी बड़े थे, लेकिन देखने में बहुत बड़े नहीं लगते थे। खाते पीते बोले, डॉक्टर साहब लड़की से कहिए रोटी दे जाए, मैं इसी तरह देख लूँगा और ज़्यादा तड़क भड़क की कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टर साहब ने बुआ जी को इशारा किया और वे उठकर चली गई। थोड़ी देर में सुधा आई, सादी सफ़ेद धोती पहने, हाथ में रोटी लिए, दरवाजे पर आकर हिचकी, फिर आकर चंदर से बोली, रोटी लोगे? और बिना चंदर की आवाज़ सुने रोटी चंदर के आगे रख कर बोली, और क्या चाहिए? मुझे कढ़ी चाहिए। शंकर बाबू ने कहा। सुधा गई और कढ़ी ले आई, शंकर बाबू के सामने रख दी। शंकर बाबू ने आंखें उठाकर सुधा की ओर देखा। सुधा ने निगाहें नीची कर ली और चली गई। बहुत अच्छी है लड़की, शंकर बाबू ने कहा। इतनी पढ़ी लिखी लड़की में इतनी शर्म लिहाज नहीं मिलती, सचमुच जैसे आपकी एक ही लड़की थी, आपने उसे खूब बनाया है। कैलाश के बिल्कुल योग्य लड़की है। यह तो कहिए डॉक्टर साहब की शिष्टा प्रबल होती है, वरना हमारा कहाँ सौभाग्य था। जब से मेरी पत्नी मरी तभी से माताजी कैलाश के विवाह की जिद कर रही है। कैलाश अंतर्जातीय विवाह करना चाहता था, लेकिन हमें तो अपनी जाति में ही इतना अच्छा संबंध मिल गया। तो तोहरे अबहिन कौन बैस आ गई? तुह कहे नहीं बहुरिया ले आओ, सुधी के अकेले मन न लगी। बुआ जी बोली।
शंकर बाबू कुछ नहीं बोले। खाना खाकर उन्होंने हाथ धोए और घड़ी देखी। अब थोड़ा सो लूँ या जाने दीजिए, आइए बातें करें हम और आप, उन्होंने चंदर से कहा। 1 बजे तक चंदर शंकर बाबू से बातें करता रहा और डॉक्टर साहब और सुधा वगैरह खाना खाते रहे। शंकर बाबू बहुत हंसमुख थे और बहुत बातूनी भी। चंदर को तो कैलाश से भी ज़्यादा शंकर बाबू पसंद आए। बातें करने से मालूम हुआ कि शंकर बाबू की आयु अभी 30 वर्ष से अधिक की नहीं है। एक 5 वर्ष का बच्चा है और उसी के होने में उनकी पत्नी मर गई। अब वे विवाह नहीं करेंगे। वे गांधीवादी हैं, कांग्रेस के प्रमुख स्थानीय कार्यकर्ता हैं और म्यूनसिपल कमिश्नर हैं। घर के जमींदार हैं। कैलाश बरेली में पढ़ता था। अब भी कैलाश का कोई इरादा किसी प्रकार की नौकरी या व्यापार करने का नहीं है। वह मजदूरों के लिए साप्ताहिक पत्र निकालने का इरादा कर रहा है। वह सुधा को बजाय घर पर रखने के अपने साथ रखेगा, क्योंकि वह सुधा को आगे पढ़ाना चाहता है, सुधा को राजनीति क्षेत्र में ले जाना चाहता है। बीच में एक बार बिनती आई और उसने चंद्र को बुलाया। चंद्र बाहर गया तो बिनती ने कहा, दीदी पूछ रही हैं ये कितनी देर में जाएंगे? क्यों? कह रही हैं अब चंद्र को याद थोड़े ही है कि सुधा भी इसी घर में है, उन्हीं से बातें कर रहे हैं। चंद्र हंस दिया और कुछ नहीं कहा। बिनती बोली, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। मैं तो कहूँगी सुधा दीदी को इससे अच्छा परिवार मिलना मुश्किल है। हमारे ससुर की तरह नहीं है ये लोग। हाँ, फिर भी सुधा इतनी सेवा नहीं कर रही है इनकी। बिनती, तुम सुधा को कुछ शिक्षा दे दो इस मामले में। हाँ हाँ, हम सेवा करने की शिक्षा दे देंगे और ब्याह करने के बाद की शिक्षा अपनी पम्मी से दिलवा देना। खुद तो उनसे ले ही चुके होंगे आप। चंदर झेप गया। पाजी कहीं की बहुत बेशरम हो गई है। पहले मुंह से बोल नहीं निकलता था। तुमने और दीदी ने ही तो किया बेशरम, हम क्या करें? पहले हम कितना डरते थे। बिनती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी करके कहा और मुस्कुरा कर भाग गई। जब डॉक्टर साहब आए तो शंकर बाबू ने कहा, अब तो मैं जा रहा हूँ, यह माला मेरी ओर से बहू को दे दीजिए। और उन्होंने बड़ी सुंदर मोतियों की माला बैग से निकाली और बुआ जी के हाथ में दे दी। हाँ, एक बात है, शंकर बाबू बोले, ब्याह हम लोग महीने भर के अंदर ही करेंगे। आपकी सब बात हमने मानी, यह बात आपको हमारी माननी होगी। इतनी जल्दी? डॉक्टर शुक्ला चौंक उठे। यह असंभव है शंकर बाबू, मैं अकेला हूँ, आप जानते हैं। नहीं, आपको कोई कष्ट न होगा। शंकर बाबू बहुत मीठे स्वर में बोले, हम लोग रीति रस्म के तो कायल हैं नहीं। आप जितना चाहे रीति रस्म अपने मन से कर लें। हम लोग तो सिर्फ 6-7 आदमियों के साथ आएंगे। सुबह आएंगे, अपने बंगले में एक कमरा खाली करा दीजिएगा। शाम को अगवानी और विवाह कर देंगे। दूसरे दिन 10 बजे हम लोग चले जाएंगे। यह नहीं होगा, डॉक्टर साहब बोले, हमारी तो अकेली लड़की है और हमारी भी तो कुछ हौसले हैं। और फिर लड़की की बुआ तो यह कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, मैं आपको समझा दूं, कैलाश शादियों में तड़क भड़क के सख्त खिलाफ है। पहले तो वह इसलिए जाति में विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसे भरोसा दिलाया कि बहुत सादा विवाह होगा तभी वह राजी हुआ। इसलिए इसे आप मान ही लें कि फिर विवाह के बाद तो ज़िंदगी पड़ी है। आपकी अकेली लड़की है, जितना चाहिए करिए। रहा कम समय का तो सुबह से शीघ्रम, फिर आपको कुछ खास इंतज़ाम भी नहीं करना। अगर कुछ हो तो कहिए, मैं यही रह जाऊं, आपका काम करा दूंगा। शंकर बाबू हंसकर बोले। कुछ देर तक बातें होती रही। अंत में शंकर बाबू ने अपने सौजन्य और मीठे स्वभाव से सभी को राजी कर ही लिया। इसके बाद उन्होंने सबसे विदा मांगी। चलते समय बुआ जी और डॉक्टर साहब के पैर छुए, चंदर से हाथ मिलाया और शंकर बाबू सबका मन जीत कर चले गए। बुआ जी ने माला हाथ में ली और उसे उलट पलट कर देखा और बोली, एक कोई आए रहे जूताखोर। एक ठो कागज़ थमाए के चले गए और एक गहरी सांस लेके चली गई। डॉक्टर साहब ने सुधा को बुलाया। उसके हाथ में वह माला रखकर उसे चिपटा लिया। सुधा पापा की गोद में मुंह छिपाकर रो पड़ी। उसके बाद सुधा चली गई और चंदर, डॉक्टर साहब और बुआ जी बैठे शादी के इंतजाम की बातें करते रहे। यह तय हुआ कि अभी तो इन्हीं की इच्छानुसार विवाह कर दिया जाए, फिर यूनिवर्सिटी खुलने पर सभी को बुलाकर अच्छी दावत वगैरह दे दी जाए। यह भी तय हुआ कि बुआ जी गाँव जाकर अनाज, घी, बढ़िया और नौकर वगैरह का इंतज़ाम कर लाए और 15 दिन के अंदर लौट आए। अगवानी ठीक 6 बजे शाम को हो जाए और सुबह के नाश्ते में क्या दिया जाए, यह सभी डॉक्टर साहब ने तय कर डाला। लेकिन निश्चय यह किया गया कि चूँकि आदमी बहुत कम आ रहे हैं, अतः सुबह शाम के नाश्ते का काम यूनिवर्सिटी के किसी रेस्तरां को दे दिया जाए। इसी बीच में बिनती खरबूजा और शरबत लाकर रख गई और चंद्र ने बहुत आराम से शरबत पीते हुए पूछा, किसने बनाया है? सुधा दीदी ने। आज बड़ी खुश मालूम पड़ती है, चीनी बहुत कम
छोड़ी है। चंद्र बोला। बुआ और बिंती दोनों हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद चंद्र उठकर भीतर गया तो देखा सुधा अपने पलंग पर बैठी सामने एक किताब रखे जाने क्या देख रही है और सामने वह माला पड़ी है। चंद्र गया और बोला, सुधा आज मैं बहुत खुश हूँ। सुधा ने आंखें उठाई और चंद्र की ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, मैं भी बहुत खुश हूँ। क्यों, तय हो गया इसलिए? बिंती ने पूछा। नहीं, चंद्र बहुत खुश है इसलिए, और एक गहरी सांस लेकर किताब बंद कर दी। कौन सी किताब है सुधा? चंद्र ने पूछा। कुछ नहीं, इस पर उर्दू के कुछ असार लिखे हैं जो केसी ने सुनाए थे, सुधा बोली। चंद्र ने बिंती की ओर देखा, कहा, बिंती, कैलाश तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन शंकर बाबू की तारीफ मैं कर नहीं सकता। क्या राय है तुम्हारी? हाँ, है तो सही। दीदी इतनी सुखी रहेंगी कि बस। दीदी हमें भूल मत जाना, समझी? बिंती बोली। और हमें भी मत भूलना सुधा, चंद्र ने सुधा की उदासी दूर करने के लिए छेड़ते हुए कहा। हाँ, तुम्हें भूले बिना कैसे काम चलेगा? सुधा ने और भी गहरी सांस लेते हुए कहा और एक आंसू गालों पर फिसल ही आया। अरे पगली, तुम सब कुछ अपने चंद्र के लिए कर रही हो, उसकी आज्ञा मान कर रही हो, फिर यह आंसू कैसे? छी! और यह माला सामने रखे क्या कर रही हो? चंद्र ने बहलाया। माला तो दीदी इसलिए सामने रखे थी कि बतलाऊं, बिंती बोली। असल में रामायण की कहानी तो सुनी है चंद्र तुमने। रामचंद्र ने अपने भक्त को मोती की माला दी तो वह उसे दांत से तोड़कर देख रहा था कि इसमें अंदर राम नाम है या नहीं। सो यह माला सामने रखकर देख रही थी कि इसमें कहीं चंद्र की झलक है या नहीं। चुप, गिलहरी कहीं की। सुधा हंस पड़ी। बहुत बोलना आ गया है, सुधा ने हंसते हुए बनावटी गुस्से में कहा। फिर सुधा तकिए से टिक कर बैठ गई। आज गेसु नहीं है, मुझे गेसु की बहुत याद आ रही है। क्यों? इसलिए कि आज उसके कई शेर याद आ रहे हैं। एक दफ़े उसने सुनाया था, ये आज फिजा खामोश है क्यों, हर जर्रे को आखिर होश है क्यों, या तुम ही किसी के हो न सके या कोई तुम्हारा हो न सका। इसी की अंतिम पंक्ति है, मुझे भी हमारी हो न सकी, तूफ़ान भी हमारा हो न सका। वाह, यह पंक्ति बहुत अच्छी है, चंद्र ने कहा। आज गेसु होती तो बहुत सी बातें करते। सुधा बोली, देखो चंद्र, जिंदगी भी क्या होती है, आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है। आज से 3-4 महीने पहले मैंने सोचा क्या था। क्लासरूम में भागकर हम लोग पेड़ के नीचे लेटकर बातें करते थे तो मैं हमेशा कहती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, पापा को समझा लूँगी। उस दिन क्या मालूम था कि इतनी जल्दी जुए के नीचे एक गर्दन डाल देनी होगी और पापा को भी जीत कर किसी दूसरे से हार जाना होगा। अभी उसकी तय भी नहीं हुई और महीने भर बाद मेरी। सुधा थोड़ी देर चुप रही और फिर, और दूसरी बात उसकी जो मैंने तुम्हें बताई थी, उसने कहा था कि जब किसी के कदम हट जाते हैं सिर के नीचे से तब मालूम होता है कि हम किसका सपना देख रहे थे। पहले हमें भी नहीं मालूम होता था कि हमारे सिर किसके कदमों पर झुक चुके हैं। याद है, मैंने तुम्हें बताया था, तुमने पूछा था। याद है, चंद्र ने कहा। बिंती उठकर चली गई, लेकिन सुधा या चंद्र किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। चंद्र बोला, लेकिन सुधा, इन सब बातों को सोचने से क्या फ़ायदा, आगे का रास्ता सामने है, बढ़ो। हाँ, सो तो है ही देवता मेरे। कभी कभी जाने कितनी पुरानी बातें मन में आ ही जाती हैं और मन करता है कि मैं सोचती ही जाऊं। जाने क्यों मन को बड़ा संतोष मिलता है। और चंद्र, जब मैं वहाँ रहूँगी तुमसे दूर तो इन्हीं स्मृतियों के अलावा और क्या शेष रह जाएगा। तुम्हें वह दिन याद है जब मैं गेसु के यहाँ नहीं जा पाई थी और उस स्थान पर हम लोगों ने झगड़ा हो गया था। चंद्र, वहाँ सब कुछ है, लेकिन मैं लड़ूंगी झगड़ूंगी किससे वहाँ? चंद्र एक फीकी सी हंसी हंसकर बोला, अब क्या जन्म भर बच्ची ही बनी रहोगी? हाँ चंद्र, चाहती तो यही थी, लेकिन ज़िंदगी तो ज़बरदस्ती सब कुछ छीन लेती है और बदले में कुछ भी नहीं देती। आओ चलो लॉन पर चलें, शाम को तुमसे बातें ही करेंगे। उसके बाद सुधा रात को 8 बजे उठी जब बुआ तैयार होकर स्टेशन जा रही थी और ड्राइवर मोटर निकाल रहा था और उदास टिमटिमाते हुए सितारों ने देखा कि चंद्र और सुधा दोनों की आंखों में आंसुओं की अवशेष नमी झिलमिला रही थी। उठते हुए सुधा ने क्षण भर चंद्र की ओर देखा। चंद्र ने सिर झुका लिया और बहुत उदास आवाज़ में कहा, चलो सुधा, बहुत देर कर दी हम लोगों ने। 15 दिन बाद बुआ आई तो उन्होंने घर की शक्ल ही बदल दी। दरवाजे पर और बरसाती में हल्दी के हाथों की छाप लग गई। कमरों का सभी सामान हटाकर दरियाँ बिछा दी गई और सबसे अंदर वाले कमरे में सुधा का सब सामान रख दिया गया। स्टडी रूम की सभी किताबें समेट दी गई और वहाँ एक बड़ी सी मशीन लाकर रख दी गई जिस पर बैठकर बिनती सिलाई करती थी और उसी के कपड़े और गहनों का भंडार घर बनाया गया और उसकी चाबी बिनती या बुआ के पास रहती थी। गाँव से एक महराजिन, एक कहारिन और 2
मजदूर आए थे। वे सभी गैराज में सोते थे और दिन भर काम करते थे और पानी पीने को मांगते रहते थे। सभी कुर्सियां और सोफ़ा सेट निकालकर साइबान में लगवा दिए गए थे। रसोई के पार वाली कोठरी में कुल्हड़, पतले, प्याले वगैरह रखे थे और पूजा वाले कमरे में शक्कर, घी, तरकारी और अनाज था। मिठाई कहाँ रखी जाएगी, इस पर बुआजी, महराजिन और बिनती में घंटे भर तक बहस हुई। लेकिन जब बुआजी ने बिनती से कहा, अपन लड़के बच्चे का ब्याह क्यों, तो कतरनी अस जबान चला लियो, अभिन हर काम को कहे टांग अड़ावा करत हो। तो बिनती चुप हो गई और अंत में बुआजी की राय सर्वोपरि मानी गई। बुआजी की जबान जितनी तेज थी, हाथ भी उतने ही तेज। चारा फेंका। गेहूं उन्होंने साफ करके कोठरियों में भरवा दिए। कम से कम 5 तरह की दालें लाई गई। बेसन पिसवाया, दाल पर दरवाई, पापड़ बनवाए, मैदा छनवाया, सूजी दरवाई, बरी मुगोरी डलवाई, चावल की कचौरियाँ बनवाई और सबको अलग अलग गठरी में बांध कर रख दिया। रात को अक्सर बुआजी, महराजी या गांव के महरीन ढोलक लेकर बैठ जाती और गीत गाती। बिनती उसमें भी शामिल रहती। सच पूछो तो सुधा के ब्याह का जितना उत्साह बुआ को नहीं था, उतना बिनती को था। वह सुबह से उठकर झाड़ू लेकर सारा घर बुहार डालती थी। इसके बाद नहाकर तरकारी काटती, उसके बाद फिर चाय चढ़ाती। डॉक्टर साहब, चंदर, सुधा सभी को चाय देती। बैठकर चंदर अगर कुछ हिसाब लिखता तो हिसाब लिखती, फिर अपनी मशीन पर बैठ जाती और 12-1 बजे तक सिलाई करती रहती। फिर दोपहर को चावल और दाल बिनती, शाम को खरबूजे काटती, शरबत बनाती और रात भर जाग जाग कर गाती। अब दीदी को हंसाने की कोशिश करती। एक दिन सुधा ने कहा, मेरे ब्याह में तो इतनी खुश है, अपने ब्याह में क्या करूँगी? तो बिनती ने जवाब दिया, अपने ब्याह में तो मैं खुद बैंड बजाऊंगी, वर्दी पहनकर। घर चमक उठा था जैसे रेशम, लेकिन रेशम के चमकदार रंगीन उल्लास भरे गोले के अंदर भी एक प्राणी होता है, उदास, स्तब्ध, अपनी सांस रोककर अपनी मौत की क्षण क्षण प्रतीक्षा करने वाला रेशम का कीड़ा। घर के इस सारे माहौल और चहल पहल से घिरा हुआ सिर्फ एक प्राणी था, जिसकी सांस धीरे धीरे डूब रही थी, जिसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कुम्हला रही थी, जिसके चंचलता ने उसकी नज़रों से विदा मांग ली थी। वह थी सुधा। सुधा बदल गई थी। गोरा चंपई चेहरा पीला पड़ गया था और लगता था जैसे वह बीमार हो। खाना उसे जहर लगने लगा था। अपने कमरे को छोड़कर कहीं जाती न थी। एक शीतल पाटी बिछाए उसी पर दिन रात पड़ी रहती थी। बिनती जब हंसती हुई खाना लाती और सुधा के इनकार पर बिनती के आंसू छलकते, तब सुधा पानी के घूंट के सहारे कुछ खा लेती और उदास फिर अपनी शीतल पाटी पर लेट जाती। स्वर्ग को कई इंद्रधनुषों से भर दे और शची को जहर पिला दे, कुछ ऐसा ही लग रहा था वह घर। डॉक्टर शुक्ला का साहस न होता था सुधा से बोलने का। वह रोज़ बिनती से पूछ लेते, सुधा खाना खाती है या नहीं। बिनती कहती हाँ, तो एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चले जाते। चंदर परेशान था। उसने इतना काम शायद कभी न किया हो अपनी ज़िंदगी में। सोनार के यहाँ, कपड़े वाले के यहाँ, फिर राशनिंग अफसर के यहाँ, पुलिस बैंड ठीक कराने, पुलिस लाइंस, अर्जी देने मजिस्ट्रेट के यहाँ, रुपए निकालने बैंक, शामियाने का इंतज़ाम, पलंग कुर्सी वगैरह का इंतज़ाम, खाने परोसने के बर्तनों के इंतज़ाम और जाने क्या क्या। और अब बुरी तरह थक कर आता जेठ की तपती हुई दोपहरी में, तब बिनती आकर बताती, सुधा ने आज फिर कुछ नहीं खाया। तो उसका मन होता था कि वह सिर पटक पटक दे। वह सुधा से नाराज़ हो जाऊं। वह सुधा के पास जाता। सुधा आंसू पहुँच कर बैठती, एक टूटी फूटी मुस्कान से चंदर का स्वागत करती। चंदर उससे पूछता, खाती क्यों नहीं? खाती तो हूँ चंदर, इससे ज़्यादा गर्मियों में मैं कभी नहीं खाती थी, सुधा कहती और इतने दृढ़ स्वर से कि चंदर से कुछ प्रतिवाद नहीं करते बनता। अब बाहरी काम लगभग समाप्त हो गए थे। वैसे तो सभी जगह हल्दी छिड़क कर पत्र रवाना किए जा चुके थे, लेकिन निमंत्रण पत्र भी बहुत सुंदर छप कर आए थे। हालांकि कुछ देर हो गई थी। ब्याह को अब कुल 7 दिन बचे थे। चंदर सुबह 10 बजे एक डिब्बे में निमंत्रण पत्र और लिफाफा भरे हुए आया और स्टडी रूम में बैठ गया। बिनती बैठी हुई कुछ सिल रही थी। सुधा कहाँ है? उसे बुला लाओ। सुधा आई। सूजी आंखें, सूजे होठ, रूखे बाल, मैली धोती, निष्प्राण चेहरा और बीमार चाल, हाथ में पंखा लिए थी। आई और चंदर के पास बैठ गई। कहो क्या कराए चंदर, अब कितना इंतजाम बाकी है?
अब सब हो गया सुधा रानी, आज तो पैर जवाब दे रहे हैं। साइकिल चलाते चलाते पैर में जैसे गांठें पड़ गई हों। चंदर ने कार्ड फैलाते हुए कहा, शादी तुम्हारी होगी और जान मेरी निकली जा रही है मेहनत से। हाँ चंदर, इतना उत्साह तो और किसी को नहीं है मेरी शादी का, सुधा ने कहा और बहुत दुलार से बोली, लाओ पैर दबा दूँ तुम्हारे। अरे पागल हो गई। चंदर ने अपने पैर उठाकर ऊपर रख लिए। हाँ चंदर, गहरी सांस लेते हुए सुधा बोली, अब मेरा अधिकार भी क्या है तुम्हारे पैर छूने का भी नहीं। क्षमा करना, मैं भूल गई थी कि मैं पुरानी सुधा नहीं हूँ। और टप से 2 आंसू गिर पड़े। सुधा ने पंखे की ओर उठकर आंखें पोंछ ली। तुम तो बुरा मान गई सुधा, चंदर ने पैर नीचे रखते हुए कहा। नहीं चंदर, अब बुरा भला मानने के दिन बीत गए। अब गैरों की बात का भी बुरा भला नहीं मान पाऊंगी। फिर घर के लोगों की बातों का बुरा भला क्या? छोड़ो ये सब बातें। ये क्या निमंत्रण पत्र छपा है, देखें। चंदर ने एक निमंत्रण पत्र उठाया, उसे लिफाफे में भरकर उस पर सुधा का नाम लिखकर कहा, लो हमारी सुधा का ब्याह है, आइएगा ज़रूर। सुधा ने निमंत्रण पत्र ले लिया। अच्छा, एक फीकी हंसी हंसकर बोली, अच्छा अगर हमारे पतिदेव ने आज्ञा दे दी तो आऊँगी आपके यहाँ। उनका भी नाम लिख दीजिएगा, वरना बुरा न मान जाएं। और सुधा उठ खड़ी हुई। कहाँ चली? चंदर ने पूछा। यहाँ बहुत रोशनी है, मुझे अपना अंधेरा कमरा ही अच्छा लगता है, सुधा बोली। चलो बिनती, वहीं कार्ड ले चलो, चंदर ने कहा। आओ सुधा, आज कार्ड लिखते जाएंगे, तुमसे बात करते जाएंगे। ज़िंदगी देखो सुधी, आज 15 दिन से तुमसे 2 मिनट बैठकर बात भी न कर सके। अब क्या करना है चंदर? जैसा कह रहे हो वैसा कर तो रही हूँ, अब कुछ और बाकी है क्या? बता दो, वह भी कर डालूँ। अब तो रो पीट कर ऊँचा बनना ही है। बिनती ने कार्ड समेटे तो सुधा डांट कर बोली, रख इसे यहीं, चली उठा के। बड़ी चंदर की आज्ञाकारी बनी है, ये भी हमारी जान की गाहक हो गई है। अब हमारे कमरे में लाई ये सब तो टांग तोड़ दूंगी, पाजी कहीं की। बिनती ने कार्ड धर दिए। नौकर ने आकर कहा, बाबूजी कुम्हार अपना हिसाब मांगता है। अच्छा अभी आया सुधा। और चंदर चला गया। और इसी तरह दिन बीत रहे थे। शादी नज़दीक आती जा रही थी और सभी का सहारा एक दूसरे से छूटता जा रहा था। सुधा के मन पर जो कुछ भी धीरे धीरे मरघट की उदासी की तरह बैठता जा रहा था और चंदर अपने प्यार से, अपनी मुस्कानों से, अपने आंसुओं से धो लेने के लिए व्याकुल हो उठा था। लेकिन यह ज़िंदगी थी जहाँ प्यार हार जाता है, मुस्कानें हार जाती हैं, आंसू हार जाते हैं, तस्तरी, प्याले, कुल्हड़, पतले, कालीने, दरिया और बाजे जीत जाते हैं। जहाँ अपनी ज़िंदगी की प्रेरणा मूर्ति के आंसू गिनने के बजाय कुल्हड़ और प्याले गिनवा कर रखने पड़ते हैं और जहाँ किसी आत्मा की उदासी को अपने आंसुओं से धोने के बजाय पतले धुलवाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जहाँ भावना और अंतर्द्वंद के सारे तूफान सुनार और बिजली वालों की बातों में डूब जाते हैं और जहाँ 2 आंसुओं में डूबते हुए व्यक्तियों की पुकार शहनाइयों की आवाज़ में डूब जाती है और जिस वक्त की आदमी के हृदय का कण कण क्षत विक्षत हो जाता है, जिस वक्त उसके नसों में सितारे टूटते हैं, उसी वक्त उसके माथे पर आग धधकती है, जिस वक्त उसके सिर पर से आसमान और पांव तले से धरती हट जाती है, उस समय उसे शादी की साड़ियों का मोल तोल करना पड़ता है और बाजे वाले को एडवांस रुपया देना पड़ता है। ऐसी थी उस वक्त चंदर की ज़िंदगी और उस ज़िंदगी ने अपना चक्र पूरी तरह चला दिया था। करोड़ों तूफान उमड़ते हुए उसे नचा रहे थे। वह एक क्षण भी कहीं नहीं टिक पाता था, एक पल भी उसे चैन नहीं था, एक पल भी वह यह नहीं सोच पाता था कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। वह बेहोशी में, मूर्छा में मशीन की तरह काम कर रहा था। आवाज़ें थी कि उसके कानों से टकरा कर चली जाती थी, आंसू थे कि हृदय को छू नहीं पाते थे, चक्र उसे फंसा कर खींचे लिए जा रहा था। बिजली से भी ज़्यादा तेज, प्रलय से भी ज़्यादा सशक्त वह खींचा जा रहा था। सिर्फ एक और शादी का दिन। सुधा ने नथनी पहनी, उसे नहीं मालूम। सुधा ने कोरे कपड़े पहने, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूड़े पहने, उसे नहीं मालूम। घर में गीत हुए, उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूल्हा पूछते वक्त अपना सिर पटक दिया, उसे नहीं मालूम। वह व्यक्ति नहीं था, तूफान में उड़ता हुआ एक पीला पत्ता था जो वात्या चक्र में उलझ गया था और झोंके उसे नचाए जा रहे थे। और उसे होश आया तब जब बिनती ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर खींच ले गई। बारात आने के एक दिन पहले उस छत पर जहाँ सुधा पड़ी रो रही थी, चंदर को ढकेल कर चली गई। चंदर के सामने सुधा थी, सुधा जिससे वह पता नहीं क्यों बचना चाहता था। अपनी आत्मा के संघर्षों से, अपने अंतःकरण के घावों की कसक से घबरा कर जैसे कोई आदमी एकांत कमरे में भागकर भीड़ में
खो जाता है। भीड़ के निरर्थक शोर में अपने को खो देना चाहता है, बाहर के शोर के अंदर का तूफान भुला देना चाहता है। उसी तरह चंद्र पिछले हफ्ते से सब कुछ भूल गया। उसे सिर्फ एक चीज़ याद रहती थी, शादी का प्रबंध। सुबह से लेकर सोने के वक्त तक वह इतना काम कर डालना चाहता था कि उसे एक क्षण भी बैठने का मौका न मिले और सोने से पहले वह इतना थक जाए, इतना चूर चूर हो जाए कि लेटते ही नींद उसे जकड़ दे और बेहोश कर दे। लेकिन उस वक्त विनती उसे विस्मरण स्थल से खींचकर एकांत में ले आई, जहां उसकी ताकत और उसकी कमज़ोरी, उसकी पवित्रता और उसका पाप, उसकी मुस्कान और उसके आंसू, उसकी प्रतिभा और उसकी स्मृति, उसकी सुधा अपनी ज़िंदगी के चिरंतन मोड़ पर खड़ी अपना सब कुछ लुटा रही थी। चंद्र को लगा जैसे उसको अभी चक्कर आ जाएगा। वह अकुलाकर खाट पर बैठ गया।